ए बेटा, ए बेटा, बेटा 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 बेटा। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, जिंदा हो? हाँ बेटे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? नोट डाउनलोड कर लिए? नोट्स मिले कि नहीं मिले? एक लिंक नाम की कोई चीज दी थी मैंने, गूगल ड्राइव की लिंक। गूगल ड्राइव की लिंक पे मैंने कहा था, ए बेटा, ये अब फोटो सही आएगी ना, एकदम झकाझक। हाँ बेटे, गूगल ड्राइव की लिंक मैंने शेयर करी थी, फिर से शेयर करूं? फिर से शेयर करूं? यही काम रह गया बस जिंदगी में, क्यों? गूगल ड्राइव की लिंक का ही शेयर कराओ तुम मेरे से।
कौन से ग्रुप में भेजना बताओ? अरे कौन से ग्रुप में भेजना रे बेटा? सब में ही भेजना है मतलब? ये हर चैप्टर में करना पड़ेगा क्या? जब भी नया टॉपिक शुरू करूंगा हर बार गूगल ड्राइव की लिंक शेयर करनी पड़ेगी क्या? पक्का? ऐसा कोई फॉर्म कमिटमेंट लग तो नहीं रहा है मेरा तुम लोगों का? आ गई लिंक? अबे चेक करो लिंक आ गई क्या? पक्का? सबको मिल गई? उसमें देखो एक फोल्डर होगा क्लास नोट्स का और एक फोल्डर होगा टेस्ट पेपर का, ठीक है? क्लास नोट्स पे जाओ, सेकंड टॉपिक का या सेकंड चैप्टर का आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। बेटे लिंक को सेव करके रखें, अगली बार उम्मीद ना करें कि मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा, ठीक है? यस सर आ गई। ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं? ओके बहुत सारे स्टूडेंट हैं बेटे, मजाक मजाक में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए आज। रूबा नाम भी पढ़ने जाऊंगा तो आधे घंटे लगेंगे। आई एम रियली सॉरी बेटे, सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा ऑनलाइन वालों, ठीक है? ऑफलाइन वालों के भी नाम नहीं बुलाता वैसे मैं, ऐसे अदरवाइज मत लेना कि सर ऑफलाइन वाले जो फेस टू फेस बच्चे हैं आप उनको ना ज्यादा तवज्जो देते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? शुरू करें? अगला टॉपिक है तुम्हारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की अगर तुमको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो हिस्ट्री के अंदर कुल मिला के ऐसा हुआ, तुम्हारा पहला सिलेबस जो आया था या सीए फाउंडेशन का जो न्यू कोर्स लॉन्च हुआ था वो हुआ था मई 2018 में। उससे लेके तब से लेके आज तक दिसंबर 2022 तक के अटेम्प्ट हो चुके हैं। 2 अटेम्प्ट का डेटा अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। मई 2018 में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, नवंबर 2018 में 10 मार्क्स, मई 2019 में 10 मार्क्स, नवंबर 2019 में 10 मार्क्स, सॉरी नवंबर 2020 में 10 मार्क्स, जनवरी 2021 में 4 मार्क्स, जुलाई 2021 में 5 मार्क्स, दिसंबर 2021 में 10 मार्क्स। और सर जो लास्ट 2 अटेम्प्ट हुए उनका क्या हाल चाल है? लास्ट 2 अटेम्प्ट में मई 2022 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और दिसंबर 2022 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। यानी ऑन एन एवरेज बेटे अगर ट्रेंड के हिसाब से देखो तो लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन की उम्मीद आप इस चैप्टर में से कर सकते हैं। इतना ठीक है? तब बेटे 10 नंबर हैवी वेटेज होती है। हैवी वेटेज होने का मतलब 100 मार्क्स के पेपर में अगर किसी चैप्टर में से 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब अच्छा खासा दमखम रखता है ये वाला चैप्टर। और टोटल पेपर कितना होने वाला है? 400 मार्क्स का। 400 मार्क्स में से किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में से एक सब्जेक्ट के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आना यानी 2.5% की वेटेज है तुम्हारे ओवरऑल सीए फाउंडेशन के अंदर। इसकी किस्मत ही खराब रही तो बात अलग है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? तो सर अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो मान लेना इस बार किस्मत खराब थी, इंटर में अच्छी रहेगी। आगे चलो। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो बोलना तो सितारे बेटे बुलंदी पे हैं अपने, अब तो फाउंडेशन इंटर फाइनल में सब ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। यानी अपनी किस्मत को अच्छा ही बोलने का, बुरा नहीं बोलने का। आगे चलो मैं, आगे बढ़ जाए? पक्का? लो बेटे इसके अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने बात करनी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, उसके बाद में हम जाएंगे शॉर्ट आंसर पे और उसके बाद जाएंगे हम किसमें? ट्रू एंड फॉल्स पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कल मैंने कुछ बातें करी थी आपके साथ। मैंने कहा जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास में आएगा उसमें या तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा या तो बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा। कैश बुक के भी 2 अलग अलग टाइप के बैलेंसेस हो सकते हैं, आइदर देयर विल बी द डेबिट बैलेंस और देयर विल बी क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस के मैंने आपको कई अलग अलग नाम बताए थे, कई अलग अलग नाम लिखवाए थे, डिपॉजिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस या तो फिर
इसी टाइप से कोई भी बैलेंस दिया जा सकता है। क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा हो और सिर्फ इतना लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या अज्यूम करना है, इट इज द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक, हो सकता है कि बेटे तुम्हारा कौन सा बैलेंस दिया हो, क्रेडिट बैलेंस दिया हो, ठीक है ना। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो फिर इसके अदरवाइज नॉमेनक्लेचर भी हो सकते हैं, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो सकता है, नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, अनफेवरेबल बैलेंस हो सकता है। कई बार क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस ना दिया हो तो शायद कौन सा बैलेंस दिया हो, फिर पासबुक का बैलेंस दिया हो। पासबुक में भी डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया तो फिर ये कौन सा बैलेंस होगा, बोलो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस या तो फिर नेगेटिव बैलेंस या तो फिर अनफेवरेबल बैलेंस। लेकिन अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया तो क्या हो सकता है, ये डिपॉजिट बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, ऐसा हो सकता है। इतना ठीक है, आगे चलें। ये है बेटे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्या करना है, स्क्रीन को क्या छोटा करना है, अरे यार ये बड़ा सरदर्द है। ठीक है, वहां का प्रोजेक्टर बंद है, कॉस्ट कटिंग चालू, ठीक है। अरे आगे बढ़े क्या, हाँ सर आगे बढ़ जाओ, डन। लो बेटे, इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। नोट्स मिल गए सबको, प्रिंट आउट ना निकला होगा, पॉसिबल है 100% केसेस में कि आपका प्रिंट आउट नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। शाम चालू करें, जल्दी से पढ़ना शुरू करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आया था जनवरी 2021 में। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 31 दिसंबर 2022। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है और क्लियरली मेंशन है डेबिट बैलेंस। तब तो कोई बेटे सरदर्दी नहीं है, यहाँ पर उन्होंने पहले बता दिया कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। दिमाग खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे चलें, ठीक है। पहले बेटे क्वेश्चन को बड़ी ईमानदारी से पढ़ लें आप। जितनी ईमानदारी से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर सॉल्व करने में आपको उतनी ज्यादा मदद मिल जाएगी। ठीक, इन्वेस्ट क्वेश्चन को कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन को बहुत तेजी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जितना ज्यादा समय खर्च करोगे क्वेश्चन को पढ़ने में, वो आपकी रियल टाइम में एक्सपेंस ऑफ टाइम नहीं है, वो रियल टाइम में इन्वेस्टमेंट इन योर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ने में अच्छा खासा समय दो, कोई जल्दी नहीं है बेटे। 3 घंटे, 3.25 घंटे का पेपर है तुम्हारा। 15 मिनट तुमको एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिल रहा है, और उसके बाद में इंस्टीट्यूट वाले आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा ही डिजाइन करते हैं कि अगर आप चाहें तो आधे घंटे तक क्वेश्चन पेपर और पढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, यानी कुल मिला के 45 मिनट्स का टाइम मिलता है तुमको 3.25 घंटे में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और राइटिंग के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। सोचने के लिए कोई समय नहीं देते इंस्टीट्यूट वाले। इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि भैया पहले पूरा कोर्स पढ़ के आना चाहिए था, तगड़ा रिवीजन करके आना चाहिए था, सोचने के लिए यहाँ कोई समय नहीं है, सोचने के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो और आगे बढ़ो, बस इतना ही समय है तुम्हारे पास। आगे सर, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वाइड आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है ना सर। इसका कोई एग्जांपल तुम्हारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब किस पे चलते हैं तुम्हारे, आरटीजीएस पे चलते हैं। ठीक, not recorded in the cash book, check issued but not presented for payment, check deposited but not cleared, check received and deposited but dishonored, entry for dishonor was not made in the cash book, instruction for payment given to the bank as on 31 December 2020 but the same affected by bank on 1st January 2021 4,000 rupees। कुल मिला के बड़ी मुश्किल से 4-5 ट्रांजेक्शन थे, इसलिए क्वेश्चन भी एग्जाम में कितने का आया था, 4 मार्क्स का आया था। कोई लपझप नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, सीधा सीधा क्वेश्चन। आगे चले, लो बेटा लिखना शुरू करो। सॉल्यूशन क्या बनाना है, बीआरएस। तो लिखो बेटे हेडिंग में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और मैंने पहले ही बताया था कि बीआरएस हमेशा एक स्पेसिफाइड डेट को बनाया जाएगा, तो डेट भी वहां पे मेंशन होनी चाहिए, एज ऑन 31st। नीलाजीत सर वो आईएमपीएस है ना, आईएमपीएस क्या होता है यार, वो का मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो पहले ये तो बताओ। हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, डन। एक एक ट्रांजैक्शन को उठाओ और एक एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना शुरू करेंगे। चालू करें, एक एक ट्रांजैक्शन को उठाओ और एक एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना शुरू करो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, तुमने अगर मेरे लेक्चर को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो कल से बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुमको, देख लेना। बदले तो मैं पूरे लेता हूं बॉस, मारवाड़ी आदमी अपना डेबिट क्रेडिट सब बराबर रहता है बॉस, और मारवाड़ियों का ब्याज तो अच्छे अच्छों को नहीं पचा आज तक।
ब्याज के साथ पूरे बदले निकालूंगा, याद रखना। आगे चलूं? हाँ, IMPS मतलब इंपॉर्टेंट, तो ऐसा लिख लो ना, हाँ सारे इंपॉर्टेंट है। आगे चलूं? अरे आगे चले क्या? ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। लो बेटे, पहला ट्रांजेक्शन क्या था? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्वेश्चन है, ठीक है, अभी लिखना नहीं है। ये क्या होगा आपका? बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। लिख दो उठा के, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस हो गया 1,98,000। आगे चलें? क्लास में आते ही लाइक कर देता हूं, वेरी गुड बेटे। बाकी का क्या है? 103 बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से मांगने पड़ रहे हैं लाइक भी, बताओ, हद हो गई यार। आगे चलें? हाँ आगे चलो सर। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 1,98,000। पहला ट्रांजेक्शन, पढ़ो बेटे, पहला ट्रांजेक्शन क्या है? नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इतना ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लिया आपने, इसी में से कुछ आइटम ऐड करने, इसी में कुछ आइटम लेस करने। फाइनली क्या मिलेगा? अरे फाइनली क्या मिलेगा? बैलेंस एज पर पासबुक आखिरी में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या था? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ट्रांजेक्शन किसकी तरफ से हुआ है? एंटिटी की तरफ से कि बैंक की तरफ से? बैंक की तरफ से। पहली एंट्री कहां होगी? कैश बुक में कि पासबुक में? पासबुक में। पासबुक में क्या हुआ होगा? ये रही तुम्हारी कैश बुक, ये रही तुम्हारी पासबुक। पासबुक में बैंक वालों ने क्या किया था? कितने रुपए से? 34,000 से बैंक वालों ने तुम्हारी पासबुक को डेबिट कर दिया। करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए था? कहां पे क्रेडिट? कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए था। हुआ है क्या कैश बुक में क्रेडिट? सर क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब तुम्हारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। फाइनली अकाउंटेंट आदमी, अकाउंटेंट आदमी को समझ में आता है कि क्रेडिट नहीं हुआ, बराबर है? क्रेडिट नहीं हुआ तो हमने क्या करने का? हमने क्या करने का? क्रेडिट करना है। क्रेडिट नहीं हुआ ना, तो अपने तरफ से क्रेडिट कर दो। कहां क्रेडिट करोगे? कैश बुक में। कैश बुक बना रहे हो क्या तुम अभी? अभी क्या बना रहे हो? तो फिर कैश बुक में क्रेडिट करने जाओगे क्या? नहीं। फिलहाल जो काम कर रहे हो उसमें करो ना, किस्सा खत्म। अभी क्या बना रहे हो? BRS। तो कहां क्रेडिट करने का? BRS में क्रेडिट करो इसको। BRS का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेबिट बैलेंस। डेबिट के साथ क्या करने का है? क्या करोगे? लेस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा डेबिट बैलेंस, एंट्री कह रही है क्रेडिट करो, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। लो बेटे लेस करो। अबे ऐड करना पड़ेगा। कौन है? आनंद। आनंद नींद में हो? आनंद जागो, उठो, लाल अब आंखें खोलो, पानी लाया मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। और कौन सी कविता सुनाओ रे बेटा, बोल। हाँ क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। डन, करवा दो बेटे लेस। बस लेस करते समय रीजन बेटे बड़ा स्पेसिफिक लिखना। यहां पर तुम्हारे मार्क्स यहां पे तो नहीं कटेंगे, पहली पक्की बात है। अगर तुम्हारे मार्क्स काटने का मन हुआ तो पता है बेटे कहां काटे जाएंगे? ये जो तुम रीजन लिखते हो ना, ये, क्योंकि BRS का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्लेनिंग द रीजन। और ये जो आप पर्टिकुलर के कॉलम में लिखते हैं, असल में आप रीजन बताते हैं कि क्यों हमारे कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेस आ रहे हैं। इतना ठीक है। रीजन बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी मत लिखना कि सामने वाले को समझ में ही ना आए। तो सीधे सीधे लिख दो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कहानी खत्म। आगे चलूं? अरे आगे चलूं क्या? यस सर आगे चलो। अगला ट्रांजेक्शन बताओ क्या था? रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वाइड RTGS ऑन 31 December 2020 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। RTGS में होता यह कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसे ट्रांसफर करती है, लेकिन दूसरे पार्टी के सीधे बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। आप अगर किसी को गूगल पे करोगे तो सामने वाले को कैश दोगे या सामने वाले के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आप। जैसे तुमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, पहली एंट्री किसमें होगी? कैश बुक में कि पासबुक में? पहली एंट्री होगी तुम्हारी पासबुक में। हो गई एंट्री? कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो गई तुम्हारी पासबुक। करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कहां होना था? डेबिट की क्रेडिट। हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्या करने का? अरे ऐड मतलब पहले तो तुम्हारी लैंग्वेज है डेबिट और क्रेडिट की। नालायक, तुम अपने आप को अकाउंटेंट नहीं मानते तो इंस्टीट्यूट तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री क्यों देगा? अकाउंटेंट मानने के लिए तुमको सीधे एक ही चीज बोलना, भाई मेरे को 5 ही चीज समझती है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, और 2 ही साइड समझते हैं। कौन सा? डेबिट और क्रेडिट। मैं जो भी पढ़ूंगा सब डेबिट और क्रेडिट में पढ़ता हूं मैं। बात समझ में आ गई? पक्का? हाँ। तो क्या होना था? करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कैश बुक में डेबिट होना चाहिए था। हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या करने का? डेबिट। किधर? कैश बुक में डेबिट। अपन कैश बुक बना रहे हैं क्या? नहीं 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 सर, BRS में डेबिट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। BRS का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है। एंट्री क्या कह रही है? डेबिट कराओ। ऐड करना कि लेस करना? ऐड करना। करा दो बेटे ऐड, कहानी खत्म। डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऑनलाइन वालों के आंसर ऐड ऐड डेबिट ऐड कैश नहीं। डेबिट। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऋतुजा। डेबिट ऐड 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 होगा सर, सबके आंसर सही है। बाकी लोग क्या है? सिर्फ 20 लोगों के आंसर आए।
107 लोग लेक्चर देख रहे हैं। सर वो क्या है, फ्री की बैचेज है ना, तो फ्री की कोई चीज की तो अपन इज्जत करते नहीं, हिंदुस्तानी आदमी है अपने, तो मानना ही है सर जो चीज फ्री में मिलती है बेकार है, जिस चीज के पैसे लगे वही चीज अच्छी है। ठीक है बेटा, ओके डन, अगली बार से पेड कराता हूं तुम्हारे लिए मैं, रुको आगे चलूं। जो फेस टू फेस बैठेगा उसके लिए क्लास फ्री, और जो ऑनलाइन बैठेगा उसके लिए क्लास पेड। आगे चलो क्या? हाँ सर आगे चलो, डन। अगला ट्रांजेक्शन क्या है बोल रहे बेटा जल्दी? चेक इशू किया होगा तो ट्रांजेक्शन किसकी तरफ से हुआ है? एंटिटी की बैंक? अरे अपन ने चेक इशू किया कि बैंक वालों ने चेक इशू किया? अपन ने चेक इशू किया, तो ट्रांजैक्शन किसकी तरफ से हुआ है? एंटिटी की तरफ से। पहली एंट्री कहां होनी चाहिए? कैश बुक में। डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। तो बेटे तुमने क्रेडिट करवा दिया 45,000 से, करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कहां होगा? पासबुक में क्या होना था? डेबिट। हुआ है क्या? नहीं सर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या सर कैसे पता नहीं हुआ? नॉट प्रेजेंटेड। नॉट प्रेजेंटेड का मतलब हमने जिस पार्टी को चेक दिया था वो पार्टी बैंक में चेक लेके पहुंची नहीं, तो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब बैंक वालों ने पेमेंट ही नहीं किया, और पेमेंट नहीं किया होगा इसका मतलब पासबुक आपकी डेबिट भी नहीं हुई। इतना ठीक है? तो पासबुक डेबिट हुई क्या? नहीं। क्या करने का? डेबिट करने का। कहां डेबिट करोगे? बीआरएस में। अब बीआरएस में तो सर एड और लेस लिख दिया आपने और कह रहे डेबिट करो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, बता स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेबिट बैलेंस। एंट्री क्या कह रही है? क्या करोगे? ऐड करोगे। खत्म करो कहानी, ऐड करो, किस्सा खत्म। सर इतने मरे से क्वेश्चन के 10 नंबर देते हैं इंस्टीट्यूट वाले? हाँ बेटे ऐसे ही मरे मरे क्वेश्चन के 10 नंबर देते हैं। फ्री में नंबर बांटते हैं इंस्टीट्यूट वाले, अपन बटोरते नहीं हो, बात अलग है। लेस होगा? अबे लेस नहीं होगा नालायक, ऐड होगा। कौन है लेस? एक तो नाम भी ऐसा लिखा है बैड, फिर चाइना में कुछ लिखा है, फिर जापानी में कुछ लिखा है, फिर उसके बाद AM लिखा है, फिर लिखा है सनी। अबे नाम तो ढंग से लिख लेते। माँ बाप सोच रहे बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, बेटा तो अपना नाम ही ठीक से नहीं लिख रहा, रोशन क्या करेगा? बल्ब लगाओगे नाम के आगे? नालायक। ये देखो नीतीश कुमार। अबे नीतीश लेस नहीं होगा, ऐड होगा। नीतीश समझ में आई बात? आगे चलते हैं। लो बेटे अगला ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। क्या करना है बोलो? अब तुम बताओ क्या करना है? ये रही तुम्हारी कैश बुक, ये रही तुम्हारी पासबुक। कैश डिपॉजिटेड, तुमने चेक डिपॉजिट किया होगा। ट्रांजैक्शन किसकी तरफ से हुआ है? एंटिटी की तरफ से हुआ है। पहली एंट्री कहां हुई होगी? किस साइड? करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कहां जाएगा? पासबुक में। किस साइड? क्रेडिट साइड। हुआ है क्या? क्या करने का? क्रेडिट करना। कहां क्रेडिट करोगे? बीआरएस में। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेबिट बैलेंस। डेबिट के साथ क्रेडिट करना है। क्या करोगे? लेस करोगे। कहानी खत्म। ये लो बेटे 24,000 डेबिट हो गया है, इसको पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए था, पासबुक में क्रेडिट हुआ नहीं है, इसलिए इसको बीआरएस में क्रेडिट कराओ। स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस के साथ में अगर क्रेडिट करवाओगे तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। आगे चलें? 25,000 को लेस करो। डन? हाँ बेटे लेस लेस लेस। अब सबके आंसर थोड़े ठीक ठाक आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। ओके डन। आगे बढ़ जाऊं? चलो अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। एंट्री फॉर डिसऑनर नॉट मेड इन द कैश बुक। लो बेटे आपने चेक रिसीव किया, चेक रिसीव करके बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, ठीक है ना? तो चेक रिसीव करते समय क्या हुआ होगा? डिपॉजिट करते समय कैश बुक को डेबिट करवाया होगा। पासबुक में क्या हुआ होगा? पासबुक में क्रेडिट हो गया होगा। पक्का? अरे हाँ या ना? ठीक है, पासबुक में क्रेडिट हो गया होगा और अल्टीमेटली ये तुम्हारी पासबुक में हुआ होगा क्रेडिट 50,000 से। जब ये चेक डिसऑनर हुआ होगा तो बैंक वालों ने क्या किया होगा? बैंक वालों ने तुम्हारी पासबुक को दोबारा डेबिट कर दिया होगा। हाँ या ना? तो क्या डिपॉजिट की एंट्री अकाउंट की बुक में हो गई है? सोच के बताओ, क्या डिपॉजिट की एंट्री अकाउंट की बुक में हो गई है? यस और नो? नहीं, डिपॉजिट की एंट्री हुई है कि नहीं? देखो दो ट्रांजैक्शन है यहां पर, एक है चेक को डिपॉजिट करना और दूसरा ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट होने के बाद चेक का डिसऑनर होना। तो दोनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग करो। क्या डिपॉजिट की एंट्री हो गई है? हाँ सर, कैश बुक में डेबिट भी हो गया और पासबुक में क्रेडिट भी हो गया। अब बात आती है डिसऑनर की। डिसऑनर के समय बैंक वालों ने क्या किया होगा? पासबुक को डेबिट करवा दिया होगा। तुमको क्या करना चाहिए था? कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था। हुआ है क्या क्रेडिट? कैसे बता? लिखा है ना सर, नॉट रिकॉर्डेड। कहां लिखा है? नॉट मेड इन कैश बुक, यानी डिसऑनर की एंट्री आपने अभी तक अपनी कैश बुक में नहीं बनाई। इतना ठीक है? नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी कैश बुक तुम्हारी क्रेडिट नहीं हुई, तो क्या करोगे? बीआरएस को क्रेडिट करना पड़ेगा। इतना ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बीआरएस का? डेबिट बैलेंस। डेबिट के साथ क्रेडिट करना है। क्या करना है बोलो? लेस करना है। ठीक है बेटे, लेस कराओ जल्दी से। कितने? 5,000 रुपीज लेस।
लेस 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 डेबिट कर दिया, ओके, लेस 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 लेस, बस अभी भी वही 25, अब 30 लोगों के आंसर आ रहे हैं, बाकी बेटे अभी भी 76 लोगों के कोई आंसर नहीं आ रहे। आगे चलूं मैं, अगला ट्रांजैक्शन, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31 दिसंबर 2020। हमने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि भैया एक आदमी को या इस पर्टिकुलर पार्टी को तुम पेमेंट कर देना, कितने रुपए का पेमेंट कर देना, 4000 का। इंस्ट्रक्शन कब दी थी हमने, 31 दिसंबर को इंस्ट्रक्शन दे दी होगी, और जैसे ही इंस्ट्रक्शन दी होगी वैसे ही हमने अपनी कैशबुक को क्रेडिट कर दिया होगा, तो ये ट्रांजैक्शन तुम्हारी कैशबुक में तो रिकॉर्ड हो गया। बैंक वालों ने 31 दिसंबर को पेमेंट करी क्या, नहीं करी, तो 31 दिसंबर को पासबुक डेबिट हुई क्या, नहीं, और अगर पासबुक डेबिट नहीं हुई तो क्या करने का, किसको, बीआरएस, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस के साथ डेबिट करना है तो क्या करोगे बोलो, डेबिट बैलेंस के साथ डेबिट करोगे तो ऐड करना पड़ेगा, करवा दो ऐड। पेमेंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉट पेड बाय बैंक अप टू 31 दिसंबर 2020। सर ऑफिस में हूं, काम करते करते अटेंड कर रहा हूं, ओके ठीक है बेटे, तुम्हारा ठीक है, जो ऑफिस में है, जो कोई काम करते करते लेक्चर अटेंड कर रहा है वहां तक सही है, लेकिन क्या सारे के सारे स्टूडेंट ऑफिस में बैठे और काम करते करते लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ऐड होगा, हो गया बेटे, सारे ट्रांजैक्शन खत्म, अरे हो गया ना, डन सर, लो पैकअप करो। टोटल करने के लिए कितना, 1,48,900, ऐड करने के लिए कितना, 1,49,000, लेस करने के लिए कितना, 64,000, ऐड करो, लेस कराओ, फाइनली आंसर आएगा 2,83,000। कौन, किसका बैलेंस निकला ये, अच्छा किसका बैलेंस निकला ये, पासबुक का बैलेंस। अच्छा आगे सुनो बेटे, बैलेंस एज पर पासबुक यहां तक तो ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं और काम नहीं करते, जो यहां तक लिख लिया सबने, अरे बेटा टोटल सही है, बाद में कर लेना, ए भाई कैलकुलेटर बाद में चलाने का ना, इधर सुन पहले। हाँ, कैशबुक का कौन सा बैलेंस था, क्वेश्चन में कैशबुक का कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, ऐसे ही था। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि पासबुक का जो बैलेंस निकाला है तुमने, इस पासबुक के बैलेंस का भी नेचर मेंशन करना पड़ेगा, बताओ पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, पक्की बात, समझ में आ गया, डन। तो लिख दो इसी के आगे क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, पासबुक का होगा क्रेडिट बैलेंस, डन। अभी थोड़े से आंसर और बढ़े, पार्टिसिपेशन आ रही है, आने दो बेटे। हाँ अभी बीआरएस में कुछ लग रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन, कायदे से कितना समय लगना चाहिए, 15 मिनट। बीआरएस का क्वेश्चन ईमानदारी से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो 11 मिनट के अंदर सॉल्व होकर खत्म हो जाएगा। एग्जाम में अगर 10 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आया तो हार्डली तुमको 11 मिनट लगेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 4 मिनट हर एक क्वेश्चन के अंदर बीआरएस के बच जाएंगे, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कोई भी क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, वो पूरे 15 मिनट खाएगा तुम्हारे, क्योंकि जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कोई क्वेश्चन आएगा तो एंट्री का फॉर्मेट बनाना, फिर एंट्री लिखना, फिर नरेशन लिखना और उसकी प्रेजेंटेशन करना, उसमें पूरे 15 मिनट लग जाते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में से तुम बोलो कि हम 2-4 मिनट बचा के अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, कोशिश भी मत करना। लेकिन बीआरएस का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल मान के चलना 10 मार्क्स का क्वेश्चन 11 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, 4 मिनट तुम्हारे बीआरएस के क्वेश्चन में से बचेंगे। ऐसे बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन में 3-3 मिनट बचाओगे, तब जाके तुम्हारा 150 मिनट्स का जो तुम्हारा टारगेट है वो पूरा होगा। आगे चलो, हो गया सबका, आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में। सर क्वेश्चन नंबर 2 बेटे 10 मार्क्स का, सर भारी क्वेश्चन नहीं लग रहा, अब बेटे 10 नंबर के लिए थोड़ा तो क्वेश्चन भारी हो ही जाएगा। आगे चले, पढ़ना शुरू करूं। हाँ, ऑन 31 मार्च 2020 बीआरएस किस दिन बनाना पड़ेगा, 31 मार्च 2020। तुम्हारे लिए बेंचमार्क की डेट कौन सी होगी, 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के बाद का कोई ट्रांजैक्शन तुम्हारे काम का है, नहीं है। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा मिला जो 31 मार्च 2020 के बाद का होगा, सर रेक्टिफिकेशन में नरेशन मैंडेटरी है ना सर, हाँ बेटे उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले में अगर आप एंट्री करके रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन में जब तक ना लिखा हो तब तक आपको उसका नरेशन लिखना कंपलसरी होगा। आगे बढ़ जाऊं, अरे आगे बढ़ूं क्या सर, आगे बढ़ो, चलो। आउट ऑफ टोटल चेक, बेटे इतने सारे एडजस्टमेंट हैं, एक एक करके पढ़ने जाऊंगा तो 10 मिनट तो इसी में लग जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक। आगे चलूं, लो सर क्या बनाना है, बीआरएस बनाना है। किस दिन बनाना है, 31 मार्च 2020 को आपने बीआरएस प्रिपेयर करना है। काम चालू करें, लो बेटे बनाओ फॉर्मेट। सॉल्यूशन नंबर 2,
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020 हो जाए तो बताएं, सबकी बेटे फॉर्मेटिंग हो जाए तो बताएं। डन, उठाऊं एक एक ट्रांजैक्शन। चलो बेटे, पहला ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2020 महेश कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 97,800। बैलेंस किसका मिला, कैश बुक का कि पासबुक का? कैश बुक का। लेकिन इस बार कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोले तो क्रेडिट बैलेंस। बराबर कितने का है? 97,800। लिख दो उठा के, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट 97,800। बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में लिखना ओवरड्राफ्ट और उसी के आगे ब्रैकेट में लिखना क्रेडिट। डन। क्रेडिट क्रेडिट 3 4 5 5 आंसर आए हैं क्रेडिट के। नीतीश, नेहा, आनंद, सुनीता, आकांक्षा। आगे चलो, पहला ट्रांजैक्शन। एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे 11th क्लास में करते थे ना, एक ट्रांजैक्शन पढ़ा फिर उसकी एंट्री बनाई, फिर एक ट्रांजैक्शन पढ़ा फिर उसकी एंट्री बनाई, बस वैसे ही काम करना है यहाँ पे। तो पूरे सीए फाउंडेशन में, पूरे सीए फाउंडेशन में हर एक चैप्टर में वही काम करेंगे। एक ट्रांजैक्शन उठाने का, प्रोसेस करने का, आगे बढ़ने का। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश कभी मत करना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस तुम उसके एक एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते चले जाना, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है। पहला ट्रांजैक्शन बेटे, इसी में कुछ आइटम ऐड करने, इसी में कुछ आइटम लेस करने, फाइनली क्या मिलेगा? फाइनली क्या मिलेगा? बैलेंस एज पर कैश बुक मिल जाएगा, इतना ठीक है। पासबुक मिल जाएगा, इतना ठीक है। आगे चले। लो बेटे, पहला ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन है बेटे तुम्हारे पास, आउट ऑफ टोटल चेक रुपीज 8,900 इशूड ऑन 27 मार्च। आपने कुल मिला के 8,900 रुपीज के चेक इशू किए थे 27 मार्च को। वन चेक ऑफ रुपीज 7,400 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 4th ऑफ अप्रैल। बीआरएस किस डेट को बना रहे हो? 31 मार्च। 31 मार्च के बाद का कोई ट्रांजैक्शन तुम्हारे काम का है? नहीं। इसका मतलब ये जो चेक है जो 4th ऑफ अप्रैल को प्रेजेंट हुआ है, इस ट्रांजैक्शन को काउंट करना है क्या? नहीं करना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कब हुआ है? 4th अप्रैल के बाद। 4th अप्रैल को मतलब 31 मार्च के बाद में हुआ है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो हुआ क्या होगा सर? कैश बुक और अगर पासबुक की बात की जाए तो हमने चेक क्या किया था? इशू किया था कि डिपॉजिट किए थे? इशू। पहली एंट्री कहां बनी होगी? क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट। कितने रुपए से? 8,900 से तुम्हारी कैश बुक क्रेडिट हुई होगी। कायदे से क्या होना चाहिए था? पासबुक को डेबिट होना था। कितने से? 8,900 से, इतना ठीक है। लेकिन यहां पर 8,900 का एक चेक नहीं था। कितने चेक थे? दो या दो से ज्यादा चेक रहे होंगे। इसमें से एक चेक था 7,400 रुपीज का। मान लो किसी पर्सन को हमने, किसी सप्लायर को इशू किया होगा, पी नाम का कोई सप्लायर था, उसको हमने इशू किया होगा। ये बेटे एक नंबर का अलाल मक्कार किस्म का आदमी था। उसको तुरंत बैंक, दौड़े दौड़े बैंक के पास में जाना चाहिए था, चेक प्रेजेंट करना चाहिए था, अपने पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन भाई अप्रैल का इंतजार कर रहा था। तो क्या ये 7,400 रुपीज का चेक बैंक के सामने प्रेजेंट हुआ है? पेमेंट हुआ है 31 मार्च को। तुम्हारे लिए बॉटम लाइन हमेशा क्या रहेगी? जिस डेट को तुम बीआरएस बना रहे हो वो डेट तुम्हारे लिए बॉटम लाइन रहेगी। क्या 31 मार्च 2020 तक ये चेक बैंक के सामने प्रेजेंट हुआ था? नहीं हुआ। पासबुक में डेबिट हुआ था? नहीं हुआ। क्या करोगे? डेबिट कराओगे। कहां डेबिट कराओगे? बीआरएस में डेबिट कराओ। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ऐड करोगे कि लेस करोगे? लेस करोगे, ठीक है। सोचने का तरीका बदला आपने? नहीं, सोचना वैसे ही पड़ रहा है। कोई भी बैलेंस आ जाए, जमाने का आड़ा बैलेंस आ जाए, तिरछा बैलेंस आ जाए, कैश बुक का बैलेंस आए, पासबुक का बैलेंस आए, डेबिट बैलेंस आए, क्रेडिट बैलेंस आए, काम करने का तरीका हमेशा एक जैसा रखेंगे, ठीक है। आखिरी में ऐड और लेस करते समय जुगाड़ फिट कर देना बस। आगे चलूं मैं? तो क्या होना चाहिए जल्दी बताओ सर? बीआरएस में क्या करवा दो सर? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट है सर क्रेडिट बैलेंस। एंट्री कह रही है क्या कराओ? डेबिट कराओ। डेबिट के साथ, क्रेडिट के साथ में डेबिट करोगे तो क्या होगा? लेस कराओ, लेस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 7,400। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 7,400।
आगे बढ़ जाए, अभी आधी ट्रांजेक्शन हुआ है, आधे में चलूं आगे पे। लो बेटे अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है, अदर चेक ऑफ ₹1500, दूसरे चेक कितने के थे, 1500 रुपए के, handed over to the customer was returned by him। आपने किसी को 1500 रुपए के चेक अपने कस्टमर को दिए होंगे, आपके कस्टमर ने वो चेक आपको वापस कर दिए। चेक देते समय एंट्री क्या कहां हुई होगी, चेक आप जब आपने चेक दिया होगा तो पहली एंट्री कहां करी होगी, कैश बुक में, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। 1500 रुपए के चेक आपने अपने कस्टमर को दे दिए, ऑलरेडी आपकी कैश बुक क्रेडिट हो गई। Was returned by him and in lieu of that new check of the same amount was issued to him on 1st April। No entry for the return was made। हमने कस्टमर को चेक दिया, कस्टमर ने हमको हमारा चेक वापस कर दिया, उसके बदले में हमने कस्टमर को नया चेक इशू करना है, इतना ठीक है। सर ऐसा क्यों हुआ होगा कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट आई होगी कि भाई इसको अकाउंट पे ही चेक करके दे दो, या इस अकाउंट के लिए डिपॉजिट करना है, ऐसा दे दो वैसा दे दो, ऐसे करके कोई ना कोई रिक्वायरमेंट आई होगी कस्टमर की, मना थोड़ी ना कर सकते हैं। अब हमने कहा ठीक है ला भैया पुराना चेक वापस करो, नया चेक दे देंगे। तो जब आपने चेक इशू किया था तब उस समय पहली एंट्री कहां बनी थी आपकी, बोलो ना बेटे, जब आपने चेक इशू किया था तब पहली एंट्री कहां बनी थी आपकी, कैश बुक में बनी थी। कैश बुक में क्या किया होगा आपने, क्रेडिट किया होगा। अब कैश बुक में अगर क्रेडिट किया तो करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कहां होना था, पासबुक में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन पासबुक में डेबिट हुआ होगा क्या, नहीं। कस्टमर तो चेक बैंक वालों के पास ले जाने की बजाय कहां लेके आ गया, हमारे पास, उल्टा वापस कर दो, नया चेक दे दो। तो क्या पासबुक में डेबिट हुआ, लेकिन सर हमने उसको नया चेक दिया ना, लेकिन नया चेक कब दिया, 1 अप्रैल को, 31 मार्च के बाद में दिया। 31 मार्च के बाद के किसी ट्रांजेक्शन को काउंट करना है, नहीं करना। तो 31 मार्च तक क्या ये पुराना चेक बैंक के सामने प्रेजेंट हुआ था, पेमेंट हुई थी, पासबुक डेबिट हुई है, नहीं। पासबुक डेबिट नहीं हुई, क्या करोगे, बीआरएस को डेबिट करवाओगे। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट करने तो क्या करना है, लेस करा दो, इसको भी लेस। चेक रिटर्न्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, इसको डिसऑनर्ड मत लिख देना, इसको लिखना चेक रिटर्न। रिटर्न और डिसऑनर्ड दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। चेक रिटर्न बट नॉट रिकॉर्डेड। आगे चलें, चलो सर आगे चलते हैं। आउट ऑफ टोटल कैश एंड चेक ऑफ ₹6,800 डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 24 मार्च। बात कर रहे हैं डिपॉजिट की पहली एंट्री कहां हुई होगी, किस साइड, कितने रुपए से, ये पूरे के पूरे चेक थे कि इसमें कुछ कैश था कुछ चेक था, कुछ कैश था और कुछ चेक था। चेक तो इमीडिएटली क्रेडिट हो जाएगा तुम्हारी पासबुक में, बैंक के पास में अगर कैश लेके जाओगे डिपॉजिट करने के लिए तब तो तुरंत तुम्हारी पासबुक में क्रेडिट हो जाएगा ना। टाइमिंग डिफरेंस आएगा तो किसके साथ आएगा, चेक के साथ में टाइमिंग डिफरेंस आ सकता है, उसी के लिए लिखा हुआ है ऑन 24 मार्च 1 चेक of ₹2,600 was cleared on 3rd April। इसमें से एक चेक कितने रुपए का था, 2600 का, इसकी क्लियरेंस कब आई है, 3rd अप्रैल। तुम्हारे काम का है, नहीं। आगे चलो। अदर चेक ऑफ ₹500 was returned dishonored by the bank on 4th अप्रैल। बैंक वालों ने दूसरे चेक को डिसऑनर डिक्लेयर कर दिया कब, 4th अप्रैल को। और दूसरा चेक कितने का था, 500 रुपए का। सर लेकिन टोटल तो 6,800 है। इन्होंने पहला हिसाब बताया है 2,600 रुपीज के चेक का, दूसरा हिसाब बताया है 500 रुपए के चेक का, तो टोटल हिसाब तो सर 3,100 का हुआ बस। और बाकी का क्या, बाकी का अमाउंट क्या रहा होगा तुम्हारा, कैश रहा होगा। और कैश तो इमीडिएटली तुम्हारे पासबुक में क्रेडिट हो गया होगा। ठीक, समझ में आया ट्रांजैक्शन, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, किसी को डाउट है, पक्का, चलो आगे चलते हैं। तो बेटे 2,600 का चेक मान लेते हैं हमने एक्स को इशू किया होगा। आपने चेक तो इशू कर दिया 31 मार्च के पहले, सॉरी चेक रिसीव कर, डिपॉजिट कर दिया 31 मार्च के पहले। कैश बुक तो आपकी 31 मार्च के पहले ही डेबिट हो गई। पासबुक क्रेडिट हुई थी क्या 31 मार्च के पहले, नहीं। तो 2,600 रुपीज का चेक आपका 31 मार्च तक क्लियर नहीं हुआ, आपकी पासबुक क्रेडिट नहीं हुई। और अगर पासबुक क्रेडिट नहीं हुई तो इस 2,600 के लिए क्या करना है ये बताओ। डेबिट हो गया, क्रेडिट हुआ, क्या करोगे, कहां, कहानी खत्म। तो इसको बेटे सबसे पहले तो तुम बीआरएस में क्रेडिट करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है,
अरे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है। क्रेडिट के साथ क्रेडिट करना है, क्या करोगे? ऐड करना पड़ेगा। लिखो बेटे ऐड। दूसरा ये बेटे 2600 तुम्हारे ऐड होने वाले हैं। आगे चलते हैं। एक चेक था 500 रुपीज का, ये रिटर्न, ये डिसऑनर हो गया। ये वाला चेक भी बैंक में डिपॉजिट हुआ था। डिपॉजिट करते समय कैश बुक डेबिट हुई थी, पासबुक क्रेडिट हुई है क्या? पासबुक क्रेडिट हुई है क्या? नहीं हुई सर, पासबुक भी क्रेडिट। आगे चलते हैं। अगर बेटे पासबुक क्रेडिट नहीं हुई तो तुमको इसकी भी रिवर्सल एंट्री कर देनी चाहिए थी। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, ईमानदारी की बात बताऊं तो। आपने चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक डेबिट हो गई आपकी। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि बैंक वालों ने पहले चेक लेते समय क्या कर दिया होगा? आपकी पासबुक को क्रेडिट कर दिया होगा। बाद में जब चेक डिसऑनर हुआ होगा तो डिसऑनर करते समय इन्होंने क्या कर दिया होगा? डेबिट, वापस डेबिट कर दिया होगा। ऐसे ही हुआ होगा। एक तरीका तो यह है इसको समझने का। तो फिर यहां पे दो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। एक ट्रांजैक्शन कौन सा? जो आप चेक को डिपॉजिट कर रहे हो वो, और दूसरा ट्रांजैक्शन कौन सा? डिसऑनर। डिपॉजिट के लिए डेबिट और क्रेडिट दोनों कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। अगर मैं ऐसे देख के चलूं तो डिपॉजिट करते समय कैश बुक को डेबिट करवाया, यस सर। पासबुक भी क्रेडिट हो गई, यस सर। डिसऑनर के समय क्या हुआ होगा? डिपॉजिट डिसऑनर के समय क्या हुआ होगा? पासबुक को इन्होंने डेबिट करवा दिया होगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? कैश बुक आपकी क्रेडिट हो जाना चाहिए। इतना ठीक है? कैश बुक क्रेडिट हुई है? नहीं। क्या करोगे? बीआरएस को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करेंगे कहां पर? बीआरएस में। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्या करोगे? ऐड करना पड़ेगा। तो ये 500 रुपए का चेक क्योंकि डिसऑनर हुआ है आपकी 500 रुपीज का चेक डिसऑनर हुआ है, आपकी पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? इसको आपको अपने बीआरएस में क्रेडिट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस है तो अल्टीमेटली क्या करोगे? अल्टीमेटली बेटे इसको ऐड करवाना पड़ेगा 500 से। इतना ठीक है? लेकिन दोनों के रीजन अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग ट्रांजैक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। 2600 वाले चेक का रीजन था क्या? क्लियरेंस नहीं आया, बराबर है। लेकिन 500 रुपीज वाले चेक का रीजन क्या है? डिसऑनर्ड। आगे चलो, पक्का? चलो आगे चलो। अगला ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस ₹35 एंड बैंक इंटरेस्ट ऑफ ₹2860 चार्ज्ड बाय बैंक appearing in the passbook are not recorded in the cash book। बैंक चार्जेस किसने काटे होंगे? बैंक वालों ने। इंटरेस्ट किसने चार्ज किया होगा? बैंक वालों। हमेशा याद रखना बेटे, इंटरेस्ट के साथ में दो वर्ड मिलते हैं। एक मिलता है इंटरेस्ट अलाउड और एक क्या मिलेगा? इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब है कि बैंक वालों ने हमसे इंटरेस्ट लिया है, और इंटरेस्ट अलाउड का मतलब है कि बैंक वालों ने हमको इंटरेस्ट दिया है। इतना ठीक है? सर अगर ये ना लिखा हो तो क्या करें? मान लो यहां पे चार्ज भी नहीं लिखा, अलाउड भी नहीं लिखा, तो फिर क्या करते? स्टार्टिंग पॉइंट देखो कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है तो बैंक वाले तुमको इंटरेस्ट देंगे कि तुमसे इंटरेस्ट लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे आपसे, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर चुके हो, बैंक से आप उधार ले चुके हो। तो इसका इनडायरेक्ट हिंट तुमको कहां से मिलेगा? स्टार्टिंग पॉइंट से मिल जाएगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट में डिपॉजिट बैलेंस है तो फिर आप रीजनेबली प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट दिया गया होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तब फिर आप अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट आपसे लिया गया होगा। हालांकि ऐसी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर बहुत कम आती है कि वो क्लियरली मेंशन ना करें। अक्सर लिखा होता है इंटरेस्ट चार्ज और इंटरेस्ट अलाउड। सेफ साइड के लिए बता दूं मैं कि अगर ना लिखा हो तो इस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। आगे चले। बैंक वालों ने बैंक चार्जेस लिए, पहली एंट्री कहां बनी होगी? पासबुक में। पासबुक में क्या हो गया होगा? डेबिट 35। इंटरेस्ट लिया तो इसकी पहली एंट्री कहां बनी होगी? पासबुक में। वो भी क्या हो गया होगा? डेबिट। करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कहां होना था? कैश बुक में। किस साइड? हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्या करोगे? सर ये ना तो 35 रुपीज क्रेडिट हुआ और ना तो सर ये कितने का इंटरेस्ट था? 2860 का अमाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक करने के लिए क्या करना है? क्रेडिट करा दो। कहां पर क्रेडिट कराना है? बीआरएस में। बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है? क्या करोगे? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? लिखो बेटे। लेकिन दोनों के रीजन अलग अलग है, इसलिए यहां पे दो अलग अलग पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है? पहला पॉइंट आएगा यहां पर बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, और दूसरे का रीजन आएगा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड। क्योंकि दोनों के रीजन अलग अलग हैं इसलिए इसको दो अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखना पड़ेगा। ओके?
अगर किसी को ये ऐड और लेस वाली मेथड इस तरीके से समझ में ना आता हो तो उसने जैसे 11th में पढ़ रखा था, ठीक है ना, तराजू मेथड, तराजू समझती है ना, क्या होता है तराजू, सर वो तौलने वाला जैसे होता है ना, तो तराजू मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, ठीक है। मेथड जैसी चाहो वैसी यूज करो, आंसर लेकिन अल्टीमेटली वही आएगा आपका। आगे बढ़ जाऊं, तराजू वाला नहीं हो तो मैंने नाम रख दिया, ठीक है। हाँ वो करते, वो बिल्कुल सही कह रहे हो। कई बार क्या होता है कुछ स्कूल्स के अंदर, जैसे अगर आप एमपी साइड में जाओगे ना, एमपी में जाओगे, यूपी में जाओगे और पंजाब में जाओगे, हरियाणा में जाओगे, तो वहां पे पता कैसे सिखाया जाता है, वहां पर एक कॉलम बनाते हैं ऐड का और एक कॉलम बना देते हैं किसका, लेस का, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं ना बेटे। उसके बाद नहीं नहीं सॉरी, पंजाब में मतलब कि एमपी के ऊपर अगर आप जाओगे ना तो वहां पर एक कॉलम बनाते हैं डेबिट का और एक कॉलम बनाते हैं क्रेडिट का, ठीक है। ये होता नहीं, बता रहा हूँ ना बेटे, मैं पढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ, बीआरएस बनाने के अलग अलग फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको। नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाओगे तो इस तरीके का फॉर्मेट सीखने को मिलेगा आपको। फिर सेंट्रल इंडिया में आ जाओ आप, सेंट्रल इंडिया में आओगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे कई बार क्या होते हैं, यहाँ पर एक ऐड का कॉलम बना देते हैं और एक इसका कॉलम बना देते हैं लेस का, ठीक। अब नीचे चलो थोड़ा सा, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है ना, इस साइड थोड़ा सा साउथ में चलो, ठीक है। तो साउथ में कुछ टीचर डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से पढ़ाते हैं और कुछ टीचर ऐड और लेस के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर 11th और 12th क्लास में बीआरएस पढ़ाते समय अलग अलग तरीके से मेथड यूज की जा सकती। लेकिन अब इंस्टीट्यूट को तो पेपर लेना ऑल इंडिया लेवल का, और उनके लिए तो एक स्टैंडर्ड मेथड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सारी मेथड आपके मॉड्यूल में नहीं है। अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल पलटा के आज घर में जाके देखोगे तो आपको एडलेस मेथड वाली से भी एक आध क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, आपको डेबिट क्रेडिट मेथड से भी एक आध क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। यूज करने को कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप वैसा भी करना चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन पिछले 70 साल 50 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो आप सीए फाउंडेशन के, ठीक है। 50 साल के क्वेश्चन पेपर के जब जब सजेस्टेड आंसर आए हैं इंस्टीट्यूट के, हर सजेस्टेड आंसर इसी तरह से फॉर्मेटेड है। हर सजेस्टेड आंसर में जब भी आपको आंसर मिलेगा बीआरएस में, सबसे पहले क्या लिखा होगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, यही मिलेगा आपको। उसके बाद में कुछ आइटम ऐड होने हैं, कुछ आइटम लेस होने हैं। तो इसका इनडायरेक्टली इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि इंस्टीट्यूट फाइनली प्रेजेंटेशन कैसा चाहती है तुमसे, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन चाहती है। ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन करने से तुम्हारा आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन अगर स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन नहीं है और उस चक्कर में सामने वाले का दिमाग, सोचो ना बेटे वैल्यूअर आदमी है, तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है, तुमको क्या लगता है तुम्हारी कॉपी क्या 20-25 साल का कोई लड़का चेक करेगा? 20-25 साल का कोई लड़का तुम्हारी कॉपी चेक नहीं करने वाला। तुम्हारी कॉपी चेक करेगा कम से कम 40 से 45 साल का आदमी, कम से कम। उसके ऊपर भी एज हो सकती है उसकी, तो 50, 55, 60, 65, 70 के आसपास का भी हो सकता है। कई बार तो बेटे ऐसे भी कॉपी चेक करते हैं टीचर्स जिनका एक पैर तो कबर में लटका होता है, आज निपटे की कल निपटे, ये ना हो कि कॉपी चेक करते करते निपट जाए वो। कई बार तो नहीं, लेकिन असल में क्या होता है पता, उनके पास में कौन सी कॉपी जाती है, उनके पास में वो कॉपियां जाती हैं या वो पर्टिकुलर कॉपी जाती हैं जिसमें स्टूडेंट ने आंसर तो लिखा है, लेकिन उस आंसर को देख के इंस्टीट्यूट वाले खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि यार ये आंसर सही है कि गलत है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि तुम जितने भी यहां पर जब भी तुम पेपर दोगे, फाउंडेशन का दो, इंटर का दो, फाइनल का दो, तुम्हारे पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन कहां से निकल के आते हैं? उन क्वेश्चन के 3 सोर्स होते हैं मेन। पहला तो सोर्स होता है कि आपको जो मॉड्यूल दिया गया है, मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ऐसा तो पहला सोर्स हो सकता है। दूसरा बड़ा सोर्स होता है कि जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो इंस्टीट्यूट के एमटीपी और आरटीपी आती है, कभी अगर आपने देखा होगा तो आरटीपी होती है रिवीजन टेस्ट पेपर और एक एमटीपी होता है मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है ना। तो जो एमटीपी और आरटीपी में जो क्वेश्चंस हैं वो शायद आपके एग्जाम में आ जाएं। और जो तीसरा बड़ा सोर्स होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज के जितने मेंबर हैं सारे के सारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ये कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस करने जाते ही हैं। और जब ये अपने क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट के ऑफिस में जब ये ऑडिट करने जाते हैं, वहां पर उनको कोई भी नया केस दिखता है जो बिल्कुल ही लीक से हटके आज तक कभी नहीं हुआ, उसी केस को बनाते हो केस स्टडी, और केस स्टडी बना के किसको पकड़ा देते हैं? स्टूडेंट को। हमसे सॉल्व नहीं हुआ, तुम सॉल्व करके बताओ, होता ही है, ठीक। तो यहां पर
अगर आपको अब यहां पर सोचो ना बेटे, तुम्हारी कॉपी कोई 40 45 50 साल का आदमी चेक कर रहा है, तुम उसको स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन नहीं देते, और इस एज में आने के बाद आदमी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो ही चुका होता है, शादी हो ही चुकी होती है बेचारे की, लड़के बच्चे अलग जान खा रहे होते हैं, ठीक है, पैसे कमाने का टेंशन अलग, और करोड़पति आदमी भी होगा ना बेटे, तब भी रात को टेंशन लेके ही सोता होगा। मतलब आदमी का मतलब औरतें भी इंक्लूडेड हैं इसमें, ऐसा ना सोचे कि सिर्फ आदमी को ही होता है, औरतों को भी होता है, ठीक है। तो रात को अगर आप सो रहे हो तो टेंशन लेके सो रहे हो, सवेरे उठ रहे हो तो वही टेंशन साथ में लेके उठ रहे हो, खाना पीना तुम्हारा ठीक से होता नहीं, मेंटल कंडीशन तुम्हारी स्टेबल होती नहीं। और उस समय भी अगर मान लो बेटे उसको प्रेजेंटेशन, उसके हाथ में एक सजेस्टेड आंसर आया जिसमें लिखा हुआ था ऐड ये आइटम होंगे, लेस ये आइटम होंगे, अब तुमने वहां दिखा दी अपनी होशियारी, एक कॉलम बना दिया किसका, ऐड का, और एक कॉलम बना दिया लेस का। आंसर तुम्हारा सही है लेकिन प्रेजेंटेशन उसके हिसाब से नहीं दिख रहा, उसने कहा ठीक है 10 नंबर का क्वेश्चन है, ले 8 नंबर ले घर निकल। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन बदल देने से 2-3 नंबर को सेक्रीफाइस करने का कोई सेंस बनता है? फिर आखिरी में तुमको भी हार मानना पड़ेगा, क्योंकि जो तुमने पेपर दिया है जब तुम उसका सजेस्टेड आंसर देखोगे तो सजेस्टेड आंसर में फॉर्मेट तो यही दिखेगा। आप अगर अपनी कॉपी खुलवा भी लोगे, वहां पे 2 मार्क्स कटे हुए मिलेंगे भी, तो क्या तुम इंस्टीट्यूट से लड़ने जाओगे, कोर्ट केस करोगे, 2 नंबर मेरे को कम दिए थे तुमने, चले गए बेटे यहाँ पे महाराष्ट्र हाई कोर्ट में इंस्टीट्यूट के ऊपर केस करने के लिए कि इंस्टीट्यूट का जैसा प्रेजेंटेशन था मैंने तो वैसे प्रेजेंटेशन किया था, फिर भी इंस्टीट्यूट वालों ने मेरे को 2 नंबर कम दिए। है इतनी फुर्सत कोर्ट केस लड़ने की? सीए इंटरमीडिएट का पढ़ना है? प्रैक्टिकली सोच के देखो ना बॉस, यहां पर बात सही और गलत की नहीं हो रही, सर ये तो अन्याय है, ये तो अत्याचार है। हिंदी मूवीज में ठीक है बॉस, जब तक हिंदी मूवीज देखो ना तब तक अपने मन में विचार लाओ कि ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये एक्सप्लॉयटेशन है, ठाकुर बेटे गरीबों को लूट रहा है, ठीक है ना, अंग्रेज हिंदुस्तानियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अंदर खून खोल रहा है अपना, ठीक है ना, खून खोला ना 2.5 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। लेकिन फालतू ये जितनी भी एथिकल टाइप की बातें हैं ना, ये एथिकल टाइप की बातें अपने क्वेश्चन पेपर में ना ही दिखाएं तो अच्छा है। आदमी जमाने भर की एथिकल बातें मालूम है, रियल लाइफ में बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये तो गलत है, वो तो सही है, ये तो फलाना है, वो तो ठिकाना है, ये एथिकल टाइप की बातें कौन करता है? जिस आदमी का पेट भरा हुआ होता है, वो सड़क पे जो रिक्शा चला रहा है, जो ठेला चला रहा है, जिसके पास में 2 टाइम की रोजी रोटी के पैसे नहीं है, उसको गलत और सही के बीच में फर्क समझ में नहीं आता। एक रिक्शे वाले और एक ठेले वाले से जाके पूछो, जिसको आज दिन भर में 50 रुपए कमाने को नहीं मिले, जिसके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, और जब घर में जाएगा बच्चे को भूखा रोते हुए देखेगा तो क्या उसको गलत और सही का अंतर समझ में आएगा? तो सब फालतू की बातें बहुत रियल लाइफ में, ठीक है ना। अपन जो कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये तो गलत है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, झूठ बोलना गलत है, बेटा 5 साल होने दो, सीए की डिग्री मिलने दो, जिस दिन तुम ऑफिस जाओगे ना सबसे पहले झूठ बोलोगे। अबे ऑफिस में नौकरी मिलने के बाद झूठ नहीं बोलोगे, नौकरी मिलने के पहले ही झूठ बोल दोगे। रेज्यूमे बनाओगे अपना, रेज्यूमे सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव लिखता है ना आदमी, रेज्यूमे में ऑब्जेक्टिव लिखता है कि पढ़ा है कि नहीं कभी रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले लिखना पड़ता है ना व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, आपकी जिंदगी का गोल क्या है। सबसे बड़ा महाझूठ होता है वो, महाझूठ इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव। मैं बताता हूं तुम क्या लिखोगे, फलाना फलाना कंपनी के साथ काम करके मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, कंपनी के साथ में हार्ड वर्क करना चाहता हूं, कंपनी और अपनी ग्रोथ के बारे। अबे पैसे कमाने गया तू उधर, ये फालतू की बात नहीं कि तू कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोच रहा है और कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है और तेरी स्किल का डेवलपमेंट होगा। हो गया स्किल का डेवलपमेंट 3 साल में सीए करते करते, बहुत स्किल ले ली अपन ने आर्टिकलशिप करते करते। सीए फाउंडेशन पास करोगे, इंटरमीडिएट का 1 ग्रुप या दोनों ग्रुप क्लियर करोगे, आर्टिकलशिप ज्वाइन करना पड़ेगी। इतना रगड़ेगा ना तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट तुमको, ठीक है। अभी तो फिर भी तुम्हारी फरमाइशें आ जाती हैं, पापा जूते दिला दो, पापा कपड़े दिला दो, पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो। जिस दिन तुमने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी और पहले दिन ऑफिस गए, घर जाने के बाद पता पहला सेंटेंस क्या लिखता है? मम्मा खाना भी नहीं खाना, बहुत थक गया हूं, जाके सो रहा हूं। वही जूते पहने पहने बेटे बिस्तर पे गिर जाओगे और सो जाओगे। ये हालत कर देगा तुम्हारा सीए तुम्हारी, और ये तुमको रगड़ेगा कब तक? अगले 3 साल तक रगड़ेगा तुमको। और फिर उन 3 साल में जब तुम्हारा सीए इतना रगड़ेगा तब करना इतनी एथिकल बातें कि ऐसा थोड़ी होता है। इंस्टीट्यूट ने कहा था कि रोज 6 घंटे की तुम प्रैक्टिस कराओगे स्टूडेंट से, फिर जाके बोलना अपने एम्प्लॉयर को कि इंस्टीट्यूट के तो नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट जो भी आएगा तुम्हारे पास में आर्टिकलशिप करने, उससे एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। एम्प्लॉयर बोलेगा एक काम कर, ये पकड़ अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दूसरा सीए ढूंढ ले, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने तो इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप ले रखी है, उसके पास तो मेंबरशिप नंबर है। कल को अगर वो तुम्हारी कंप्लेंट करेगा और तुम उसकी कंप्लेंट करोगे तो इंस्टीट्यूट वाले किसकी सुनेंगे? बात खत्म।
तो ये जितना सर ऐसा होना चाहिए उसको डालो बेटे ठंडे बस्ते में। क्या होता है, हमारे यहां ऐसा ही होता है, बस उसी पे काम करने का। ज्यादा सिस्टम को बदलने की कोशिश करोगे तो सिस्टम तुमको बदल देगा बॉस एक दिन, और ये बहुत बड़ा सच है आज की जिंदगी का, प्रोफेशनल लाइफ का। इतना ठीक है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो पिछले 50 साल से अपन देखते आ रहे हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मेरे को फॉर्मेट यही रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? हमारे यहां आगे चलूं अब? हाँ सर, 2 साल की हो गई है अब दो नालायक, 2 साल की अभी हुई नहीं है, पहले नया सिलेबस आ जाने दे। नया सिलेबस आने के बाद इंस्टीट्यूट को पहले अपने प्रोविजन डिक्लेयर कर देने दो, फिर 2 साल की आर्टिकलशिप हो गई है ऐसा मान लेना। आगे चलो मैं, लो सर आगे चलो। अगला ट्रांजेक्शन क्या था बेटा? A check deposited in his another account rupees 1550। अनदर अकाउंट का मतलब ये है कि भैया हो सकता है कि मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा कहां पर? सेविंग अकाउंट में। एक ही बैंक है, एक बैंक में मैंने 2 अकाउंट खोल रखे हैं, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। मैंने बेटे 1550 रुपीज का चेक करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, बैंक वालों ने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों अकाउंट में नाम तो सेम लिखा हुआ है, नवनीत अग्रवाल। ठीक है ना? अब ये बात अलग है कि अगर मैं बैंक में एक अकाउंट ओपन करूंगा, मैं कहूं कि मेरा नाम होगा नवनीत अग्रवाल, NAVNEET अग्रवाल। दूसरा करंट अकाउंट, नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नया करो, इसमें नाम लिखो NAVNIIT। साहब बोल देंगे नहीं नहीं, ऐसा IIT वाली स्पेलिंग तो मंदानिया सर लिखते हैं, उनको अलाउड कर रखा है हम लोग, उनका कॉपीराइट है डबल आई पे, तुम्हारा कॉपीराइट नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन है बॉस, मेरे तो 2 अकाउंट खुलेंगे तो EET के नाम से ही खुलेंगे। तो मैंने बेटे बैंक वालों को कहा कि भैया ये चेक मेरे दूसरे अकाउंट में जमा कर देना। उन्होंने दूसरे अकाउंट में जमा करने की बजाय इसी अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। गलती किसकी तरफ से? बैंक वालों की तरफ से। कायदे से अगर तुम चेक किसी और अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक, तो तुम्हारी बेटे बिजनेस की कैशबुक के अंदर तो इसको डेबिट नहीं होना चाहिए। सोच के देखो ना, सेविंग अकाउंट में अगर आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो तो बिजनेस के करंट अकाउंट में डेबिट करोगे क्या आप इसको? तो आपने तो अपनी कैशबुक में डेबिट नहीं करवाया, लेकिन बैंक वालों ने आपके करंट अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया इसको। समझ में आ गई बात? तो आपकी पासबुक तो क्रेडिट हो गई, लेकिन बैंक वालों से गलती से क्रेडिट हो गई। गलती को ठीक करने के लिए क्या करना है? गलती को ठीक करने के लिए क्या करना है? डेबिट करो, किस्सा खत्म करो। ठीक है, तो 1550 क्या कर देना चाहिए? डेबिट। कहां पे डेबिट करवा देना है? BRS में डेबिट करवा दो। BRS का स्टार्टिंग कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्या करना है? लेस होगा। ठीक है, करवा दो लेस, फिर किस्सा खत्म। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस है 1550, रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। डन। फिर से बताऊं, ये लो, उसमें क्या है बेटे? मेरा बैंक है एक्सिस बैंक, ठीक है ना? एक्सिस बैंक में मैंने 2 अकाउंट ओपन किए हैं। एक अकाउंट ओपन कर रखा है सेविंग अकाउंट, और एक अकाउंट ओपन कर रखा है मैंने करंट अकाउंट। इतना ठीक? अब पहले तो ये डिसाइड करो BRS तुम कौन से अकाउंट के लिए बना रहे हो, सेविंग अकाउंट के लिए कि करंट अकाउंट के लिए? कोई भी, कुछ भी हो सकता है। किसके लिए आप BRS बना रहे हो? तो नॉर्मल नहीं, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट लेंगे, ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि BRS नॉर्मली बिजनेस के लिए बनाया जाएगा, और बिजनेस के लिए अकाउंट कौन सा होता है? करंट अकाउंट। आपकी डोमेस्टिक सेविंग की छोटी मोटी सेविंग के लिए अकाउंट कौन सा होता है? सेविंग अकाउंट। वो एक अलग बात है। आपने करंट अकाउंट ओपन करना है, कर लिया आपने करंट अकाउंट ओपन। अब बेटे सेविंग अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है। मैंने एक चेक लेके गया बैंक वालों के पास में, मैंने चेक डिपॉजिट किया, और चेक डिपॉजिट किया मैंने किसमें? सेविंग अकाउंट में। तो बैंक वालों को पासबुक तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, ये बात तो पक्की है। कौन से अकाउंट की पासबुक कौन से अकाउंट की पासबुक को क्रेडिट करना था? सेविंग अकाउंट। मैंने तो बैंक वालों से यही बोला था ना कि मेरे सेविंग अकाउंट में ये 1550 रुपीज का चेक डिपॉजिट कर दो। तो बैंक वालों को किस पासबुक में क्रेडिट करना था? सेविंग अकाउंट की पासबुक में क्रेडिट करना था। इतना ठीक है? अब हम BRS बना रहे हैं, मान लेते हैं अपने करेंट अकाउंट के लिए। बैंक वालों ने सेविंग अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय 1550 करंट अकाउंट में क्रेडिट करवा दी है। गलती दिख रही है? गलती क्या है? अरे क्या है गलती? सर बैंक वालों को सेविंग अकाउंट में 1550 क्रेडिट करने चाहिए थे, इन्होंने सेविंग अकाउंट को तो क्रेडिट किया नहीं, और उसके बदले में करंट अकाउंट जिसका हम BRS बना रहे हैं उस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? तो बेटे बैंक वालों ने पासबुक में एंट्री सही करी है कि गलत करी है?
गलत करिए, गलत करिए। इसका मतलब यहां पर 1550 आपकी करंट अकाउंट की पासबुक में अननेसेसरी क्रेडिट हो गए हैं। ठीक करने के लिए क्या करोगे? बैंक वालों को बोलो कि भैया गलती हुई है। बैंक वाले जब सुधारेंगे तब सुधारेंगे, अभी तो तुम अपना बीआरएस बना रहे हो कि नहीं, तो अपने बीआरएस में क्या कर दो आप, एरर को रेक्टिफाई करके दिखा दो। तो गलती से क्रेडिट हुआ है, ठीक करने के लिए, हाँ ठीक करने के लिए क्या करने का, ठीक करने के लिए डेबिट करने का, इतना ठीक है। तो बस डेबिट करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस के साथ में डेबिट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, इसलिए इसको लेस करा दो। आगे चलो, ये होगा लेस 1550 रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। डन। आगे चलें। अगला ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन है चेक ऑफ ₹800 ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट। दिस अकाउंट मतलब आप बीआरएस, अभी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम, बीआरएस कौन से अकाउंट के लिए बना रहे हैं? करंट अकाउंट के लिए बीआरएस बना रहे हैं। हमने अपने करंट अकाउंट में से चेक इशू किया, ड्रॉ किया होगा ना आपने चेक। चेक आदमी ड्रॉ कब करता है? पेमेंट करने के लिए। भाई किसी भी आदमी को जब आपको पेमेंट करनी होगी तभी तो आप अपना चेक ड्रॉ करोगे। तो अगर लिखा है चेक ड्रॉन, इसका मतलब आपने किसी पार्टी को पेमेंट किया होगा, बात पक्की है। और आपने करंट अकाउंट में से पेमेंट करने के लिए चेक इशू किया है, तो आपने अपने करंट अकाउंट की कैश बुक को क्रेडिट करवाया होगा। करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए था? पासबुक में डेबिट होना चाहिए था। कौन सी पासबुक में? सेविंग अकाउंट की करंट अकाउंट? करंट अकाउंट की पासबुक में इसको डेबिट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बेटे डेबिट कहां करवा दिया? एक तो बेटे ये पासबुक है तुम्हारे कौन से अकाउंट की? करंट अकाउंट की, और साथ में एक पासबुक तुम्हारी ये भी है। ये कौन से अकाउंट की पासबुक है? आपकी सेविंग अकाउंट की। तो बैंक वालों को क्रेडिट कहां करवाना था? करंट अकाउंट की पासबुक पे, सॉरी डेबिट करवाना था। इन्होंने डेबिट कहां करवा दिया? सेविंग अकाउंट की पासबुक में डेबिट करवा दिया। क्या सेविंग अकाउंट के लिए आप बीआरएस बना रहे हैं? नहीं। तो सेविंग अकाउंट की पासबुक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे आपको कोई मतलब है? करंट अकाउंट की पासबुक में आपको डेबिट होना चाहिए था कितना? 800 हुआ है क्या? क्या करोगे? किसमें, किसमें डेबिट करोगे? बीआरएस में। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट ऐड या लेस? लेस। तो करा दो बेटे। यहां पर इसको डेबिट होना चाहिए था करंट अकाउंट की पासबुक में, ये डेबिट नहीं हुआ है, आप इसको अपने बीआरएस में डेबिट करवाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस और इसके साथ में करना है डेबिट, तो फाइनली क्या होगा? लेस होगा। तो लिखे यहां पर, लिखे बेटे यहां पर चेक ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू अनदर अकाउंट। चेक ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट, चेक ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट वाज रॉन्गली डेबिटेड इन अनदर अकाउंट। Check drawn on this account was wrongly debited in another account. BRS debit less, बिल्कुल सही बेटे सुनीता। लेस 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 लेस, डन। आगे चलें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डेबिट ऑफ ₹3,500 अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। डेबिट ऑफ ₹3,500 यानी कहीं ना कहीं तो डेबिट हुआ है। हमारे पास दो ही बुक है, कौन सी? एक कैश बुक और एक पासबुक। ये लो बेटे, ये रही तुम्हारी कैश बुक और ये रही तुम्हारी पासबुक। डेबिट कहां हो रखा है? ये कह रहा है बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। तो कायदे से डेबिट कहां पर हो गया? ये पासबुक में डेबिट हो गया। कितने रुपए पासबुक में डेबिट दिख रहे हैं? 3,500 के। बैंक वालों से पूछा भैया काय के डेबिट किए, तो बताओ कम से कम। तो बैंक वालों ने बताया फॉर अनपेड चेक रिटर्न फॉर बीइंग आउट ऑफ डेट। सर ये आउट ऑफ डेट क्या होता है? भाई चेक आपने इशू किया, वैलिडिटी कितने महीने की रहती है? 3 महीने की। अब अगर मैं किसी को चेक इशू करूं, बराबर है, या अगर मैं कोई चेक जैसा भी, मतलब कि अगर मान लो मैं बैंक में चेक डिपॉजिट करूं, लेकिन 3 महीने बाद डिपॉजिट करूं, तो बैंक वाले कलेक्शन करके देंगे आपको? क्या बोलेंगे? भैया अपना चेक लेके जाओ, आउटडेटेड चेक है ये, ऐसे ही बोलेंगे ना। सर लेकिन ऐसा थोड़े ना होता कि कोई आदमी 3 महीने तक चेक जमा ना करे। अरे भैया 3 महीने तक चेक जमा नहीं किया, वहां तक भी ठीक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आज की डेट कितनी है? 6 अप्रैल है ना। आज की डेट कितनी है? 6 अप्रैल। आप किसी से पैसे मांगने गए, अपने डेटर से पैसे कलेक्ट करने गए, डेटर ने कहा ठीक है कितने का बिल बना? हमने कहा 3,500 का बिल बना। डेटर ने कहा चेक दे दूं? हमने कहा चेक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में जमा करके पैसे ले लेंगे। डेटर ने चेक बनाया, पूरा चेक सही बनाया, हमारा नाम लिखा, क्रॉस चेक, मतलब कि अकाउंट पे ही चेक बनाया, अमाउंट सही, फिगर सही, सब कुछ सही। डेट कितनी डालनी थी? डेट कितनी डालनी थी? आज की डेट डालनी थी कितनी? 6 अप्रैल 2022।
22 डल गई ना, तो चेक कितना पुराना हो गया? 1 साल, 3 महीने के ऊपर चला गया। बैंक के सामने लेके जाएंगे तो बैंक वाले क्या बोलेंगे? डेट ठीक करा के लाओ। अरे बैंक के सामने तुमने भी ध्यान नहीं दिया, उसने भी ध्यान नहीं दिया, उसने जल्दी जल्दी में क्या लिख दिया? 6 अप्रैल 2022। वो पिछले, अभी तक पिछले साल में ही जी रहा बेचारा, तो क्या करेंगे अब? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसने लिख दिया गलती से 6 अप्रैल 2022। तुमने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा, तुम सीधे लेके चले गए चेक को बैंक के पास में, बैंक वालों के सामने डिपॉजिट किया। बैंक वाले क्या बोलेंगे? अबे साल भर पुराना चेक है, नया लेके आ, यही बोलेंगे, या तो डेट ठीक करवा के लाओ। फिर तुमको अपने डेटर के पास वापस जाना पड़ेगा। तो असल में हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि भैया हुआ ये होगा कि आपने किसी पार्टी से 3500 रुपीज का चेक लिया होगा और इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया होगा। ठीक है, डिपॉजिट करते समय तुम्हारी कैश बुक क्या हो गई? डेबिट, और साथ में तुम्हारी पासबुक भी ऑलरेडी क्या हो चुकी है? क्रेडिट हो चुकी है। बाद में बैंक वालों ने देखा कि भैया चेक तो आउटडेटेड है, क्लियरेंस तो हो नहीं सकती इसकी, पेमेंट तो दे नहीं सकता इसका, तो फिर बैंक वालों ने क्या करवा दिया होगा? इसको वापस पासबुक में डेबिट करवा दिया। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। हैज बीन रीडेटेड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट अगेन ऑन 5 अप्रैल, यानी इसी चेक के ऊपर जो गलत डेट लिखी हुई थी उस डेट को हमने ठीक किया और फिर से दोबारा हमने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाया, और वो भी किस डेट को? 5 अप्रैल को। बीआरएस किस दिन बन रहा है? 31 मार्च। तो 31 मार्च के बाद के ट्रांजैक्शन तुम्हारे काम के हैं? नहीं है। तो अगर 31 मार्च के पहले बैंक वालों ने अपनी पासबुक को डेबिट करवाया था तो करस्पॉन्डिंगली आपको क्या करना था? कहां किया? नहीं, क्या करना? अरे क्या करना? क्रेडिट करोगे। कहां पर? बीआरएस में। अब बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट के साथ में क्रेडिट करना है तो क्या करोगे? ऐड करना पड़ेगा, करा दो ऐड। लो बेटे, अनपेड चेक रिटर्न्ड नॉट रिकॉर्डेड 3500। क्या हुआ? समझ में नहीं आया? पासबुक में डेबिट में था, हाँ, कैश बुक में क्या होना था? इसको क्रेडिट होना था। हाँ, तो भाई अगर अपन चेक बैंक में देखो ना क्या लिखा है? appearing in bank statement for unpaid check returned for being outdate। unpaid check returned for being outdate, यानी कोई चेक हमने पार्टी से लिया होगा, हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो डिपॉजिट करते समय हमारी कैश बुक डेबिट हो गई, पासबुक क्या हो गया? क्रेडिट हो गई। लेकिन बाद में जब ये चेक क्लियरेंस के लिए आरबीआई के पास में गया होगा, चेक का क्लियरेंस कहां जाता है? हमेशा आरबीआई। आरबीआई क्लियरिंग मैकेनिज्म मालूम है? अबे इकोनॉमिक्स से मैं थक, इकोनॉमिक्स थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स की बुक लिखी है अपन ने वहां तक, ठीक है? मेरी इकोनॉमिक्स की बुक खरीद लो, उसमें जितने एमसीक्यू है सॉल्व कर लो, 80-90 नंबर वैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब इकोनॉमिक्स थोड़ा ना पढ़ाने बैठ जाऊंगा। क्लियरिंग मैकेनिज्म के लिए चेक कहां पे जाता है बेटे? आरबीआई के पास में जाता है। आरबीआई की बिहाफ में क्लियरिंग मैकेनिज्म का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? एसबीआई वाले परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो चेक किसके पास गया? एसबीआई वालों के पास। एसबीआई वालों ने उठा के चेक फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? साल भर पुराना था। अब साल भर पुराना था तो बैंक वालों ने भी तुम्हारे पासबुक को क्या करवा दिया? डेबिट करवा दिया। इतना ठीक है? डेबिट करवा दिया तो तुम्हें भी करस्पॉन्डिंगली अब चेक की, क्योंकि तुम्हारी कलेक्शन आई नहीं, तुम्हारी पासबुक के अंदर डेबिट दिख रहा है, तो करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कहां होना था? क्रेडिट में होना था। चलो मैं कहता हूं एग्जाम में ऐसा कोई आड़ा तिरछा एडजस्टमेंट आ भी गया, नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ होगा, इतना तो मालूम है कि पासबुक में क्या हुआ है? डेबिट। करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? क्रेडिट। कहां पर? कैश बुक में, ठीक है ना? फिर ये कह रहे हैं कि इसके आगे के जो फर्दर ट्रांजैक्शन हुए कब हुए हैं? अगले साल। इसका मतलब कैश बुक तो क्रेडिट नहीं हुई होगी। फाइनली क्या करोगे? बीआरएस को क्रेडिट कर देने का। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है ना? कई बार कोई चीज समझ में नहीं आई तब भी उसका आंसर निकालने का जुगाड़ करते आना चाहिए आदमी को। क्लियर है? हालांकि कहानी कुल मिला के ऐसी थी। हाँ, अमेजॉन में जा, भरत पब्लिकेशन की वेबसाइट में जा, वहां से मिल जाएगी। आगे चले? अरे आगे बढ़ूं क्या? चलो आगे चलो। फिर बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹1000। बैंक वालों ने आपके डिपॉजिट पे आपको 1000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है। सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो बैंक वालों ने इंटरेस्ट कैसे दे दिया?
बात तो सही है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो तो क्या होना था, बैंक वालों को इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए था, लेकिन ये कह रहे हैं अलाउड इंटरेस्ट, तो बैंक वालों ने इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, अब हो सकता है कि भैया ईयर एंड में ओवरड्राफ्ट बैलेंस हुआ, साल भर तक क्या चल रहा होगा तुम्हारा, डिपॉजिट बैलेंस चल रहा होगा। 1 अप्रैल से लेके 28 फरवरी तक तुम्हारा डिपॉजिट बैलेंस चल रहा था, मार्च के महीने में ये कौन सा बैलेंस हो गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया, तो 11 महीने का इंटरेस्ट तो मिला होगा ना आपको। चलो 1 महीने का उन्होंने आपसे इंटरेस्ट लिया होगा, तो शुरू के 11 महीने तक जो आपका डिपॉजिट बैलेंस चल रहा होगा उसका इंटरेस्ट दिया भी तो होगा। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹1000। बताओ बेटे पहली एंट्री कहां होगी, पासबुक में। क्या हुआ होगा, क्रेडिट करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट किधर हुआ, क्या करोगे, किधर, बीआरएस। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस, ऐड करना है कि लेस करना है, लेस करना है, कहानी खत्म करो, लेस करो। आगे चलें, खत्म कहानी, होगा सारे ट्रांजैक्शन खत्म, मजा आया। अभी एक और है, अच्छा चलो एक और ले लो फिर जब इतना बोल ही रहे हो तो। कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹45 ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹1 lakh पेड अ चेक ऑन 20 मार्च 2020। एक कस्टमर था, यानी डेटर था, आप उससे पैसे लेने गए, उधारी कितने की थी, 1 लाख रुपए की। कस्टमर ने कहा डिस्काउंट दो हमने कहा चल ठीक है 1 लाख का पेमेंट कर रहा है तो 45 रुपए का डिस्काउंट ले ले, क्या याद रखेगा, तेरे को ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे दिया, अब दे दिया, जो भी दिया दिया दिया, अब क्या कर सकते हैं उसमें, इतना ठीक है। तो हमने कितना डिस्काउंट दिया उसको, 45 रुपीज का, डन। अब कस्टमर ने तुमको चेक कितने का दिया होगा, 1 लाख रुपए का, या 1 लाख में से 45 का डिस्काउंट काटने के बाद कितने का, 99,955 रुपीज का चेक दिया होगा आपको। आपने चेक कितने का लिया, ध्यान से बताओ, 99,955 का चेक लिया होगा। तो आपको अपनी कैश बुक में डेबिट भी कितना करना चाहिए, 99955 करना चाहिए था। द कैशियर एरोनियसली वर्ड किससे बना है, एरर से। तो कैशियर ने गलती से ग्रॉस अमाउंट मतलब कितना, 1 लाख, कहां रिकॉर्ड कर दिया, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। गलती समझ में आई, क्या गलती है सर, कैश बुक को हमें डेबिट करना चाहिए था, कितने से, 45 रुपीज डिस्काउंट को डिस्काउंट कॉलम में डेबिट करना था, 99,955 को बैंक कॉलम में डेबिट करना चाहिए था। मानते इस बात को। कैशियर ने क्या कर दिया सर, कैशियर ने पूरे 1 लाख रुपए कहां डाल दिया, इसने बैंक कॉलम में डेबिट करवा दिया। गलती क्या है, ओवर डेबिटेड हो गया कितने से, 55 रुपीज से। गलती को ठीक करने, सॉरी 45 रुपीज से। गलती को ठीक करने के लिए क्या करोगे, कितने से क्रेडिट कराओगे, 45, कहानी खत्म। तो गलती को अगर ठीक करना है तो जितने रुपए से ओवर डेबिटेड हुआ है उतने रुपए क्या करवा दो, क्रेडिट करवा दो। कहां पर, बीआरएस में। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्या करना है, ऐड करवा दो, ऐड। कैश डिस्काउंट एरोनियसली डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। आगे चले, अरे आगे बढ़ूं क्या, चलो सर आगे बढ़ो। होगा ट्रांजेक्शन खत्म कि कुछ बाकी है अभी, खत्म, पैकअप। ऐड करोगे कुल मिला के 9,540, लेस करोगे कुल मिला के कितना, 12,250। इतना ऐड और लेस करने के बाद फाइनली आपका बैलेंस आता है 95,090 रुपीज का। कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का कि पासबुक का, पासबुक का बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, पक्का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इतना ठीक है। इसी के आगे लिख देना बेटे यहां पर ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट और ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस, ऐसा लिख देना वहां पर।
सबका हो गया हो तो बताएं, 1 मिनट रुक के चलना है, क्योंकि अब 1 मिनट रुकेंगे, 1-2 बातें मैंने करनी है, उसके बाद में फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। शुरू करें? सबका हो गया यहां तक? हाँ सुनो, आप पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें कैश बुक का कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें कैश बुक का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं हमने मेथोडोलॉजी बदली अपनी? कहीं कुछ चेंजेस किए हमने? नहीं किए। ऐसा है तो उल्टा कर दो, ऐसा है तो सीधा कर दो, ऐसा कुछ किया अपन ने? फालतू का दिमाग नहीं लगाना, जितने की जरूरत हो उतना दिमाग लगाओ। इतना ठीक? मान लो अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो भी सोचने का तरीका सेम होना चाहिए, पासबुक का डेबिट बैलेंस आएगा तब भी सोचने का तरीका तो सेम होना चाहिए, क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हो बॉस। डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। याद आया कुछ? तो बेसिक कुल मिला के घूम फिर के यहीं पर आके बैठता है। तो अब बेटे ऐसा लगता है कि कोई भी बुक का बैलेंस आए, किसी भी टाइप का बैलेंस आए, आपको अपनी वर्किंग बार बार बदलना पड़ेगी? नहीं। मैं इस बात को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ बात सीए फाउंडेशन की नहीं है, बात इंटरमीडिएट और सीए फाइनल तक जाती है। अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंगल मेथोडोलॉजी को फॉलो किया जाए। यहां पर आप बोलोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं वैसे सॉल्व करूंगा, तो ठीक है, टेम्पररी तो आप उसको याद रख लेंगे, लेकिन जिस दिन एग्जाम में पेपर देने जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगा, गारंटीड उड़ जाएगा। क्योंकि अभी तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, लेकिन जब पेपर देने का समय आएगा तब चारों सब्जेक्ट के पेपर एक साथ देने हैं। कितने शॉर्टकट याद रखोगे तुम? शॉर्टकट याद रखने की आदमी की अपनी एक लिमिटेशन है, हर चीज तो याद नहीं रख सकते ना आप। जिस दिन आपको हर चीज याद रखना शुरू कर दो उस दिन आप पागल हो जाओगे, आप, गारंटी है। ठीक है ना? कोई कहता है कि यार आजकल मैं बहुत ज्यादा भूलता हूं, मेरे को बीमारी हो गई है भूलने की, ठीक है, तो बेटे अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे भूलने की बीमारी है, तो भूलता हर आदमी है, इसका मतलब कि हर आदमी बीमार है? ऐसा नहीं होता है। और अगर आप चीजों को ना भूलो तो पागल होने में आपको देर नहीं लगेगी, लेकिन आपको यह चीज भी समझनी पड़ेगी कि आप हर समय हर चीज याद नहीं रख सकते। और अगर आप हर समय हर चीज याद नहीं रख सकते तो आपको सिर्फ 2 ही चीजों पे फोकस करना चाहिए। पहला, एक तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि आदमी रटा हुआ तो भूल जाएगा, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ में रहेगा। दूसरी चीज, यहां पर किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा कोशिश ये करें कि एज फार एज पॉसिबल आपकी मेथोडोलॉजी एक जैसी हो, ताकि बार बार आपको यहां पर मेथोडोलॉजी ना बदलनी पड़े, प्रोसेस बार बार आपको ना बदलनी पड़े, ताकि आपके क्वेश्चन में आंसर के गलत होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। और इसी के लिए अगर आपको ओवरकम करना है थोड़ा सा, तो जहां बहुत जरूरी हो वहां पर ट्रिक्स को यूज किया जा सकता है, शॉर्टकट लगाए जा सकते हैं। मैं शॉर्टकट लगाने से मना नहीं करता, मैं ट्रिक्स को यूज करने से मना नहीं करता, लेकिन कोशिश ये करें कि जो काम जिस तरीके से होना चाहिए उसको उसी तरीके से किया जाए, उसका कोई शॉर्टकट अननेसेसरी ढूंढने की कोशिश ना करें, अदरवाइज एग्जाम में वो भारी पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। इतना ठीक? मान लो अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता तो एग्जैक्टली ऐसा ही ऐड और लेस होता। सोच के देखो ना, अगर मान लो बस यहां पर क्वेश्चन में कैशबुक की जगह पासबुक लिख देते, क्या लिख देते क्वेश्चन में? कैशबुक की जगह पासबुक। कुछ नहीं कहते कि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कि डिपॉजिट बैलेंस है, तब तुम क्या अज्यूम करते इसको? बोलो ना, क्या अज्यूम करते? क्रेडिट बैलेंस अज्यूम करते आप, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा अभी भी क्या होता? क्रेडिट बैलेंस होता। सेम क्वेश्चन अगर तुमको दे दिया जाए तो सेम प्लस और सेम माइनस करते आप? कुछ प्लस माइनस करना पड़ता क्या अलग से? नहीं। यह बात अलग है कि आखिरी में तुम्हारा पासबुक की जगह कौन सा बैलेंस आ जाता? फिर कैशबुक का बैलेंस आ जाता। और ये ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस की जगह यहां पर अगर कैशबुक का पासबुक का तुम्हारा कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो फिर सॉरी, पासबुक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो कैशबुक का कौन सा बैलेंस आता? फिर डेबिट बैलेंस आ जाता। कैशबुक का कौन सा बैलेंस आ जाता? डिपॉजिट बैलेंस। लेकिन क्वेश्चन तो एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व होता, कुछ तो नहीं बदल देते आप इसमें। बात समझ में आ गई? इसीलिए सबसे पहले तो हमेशा इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो, और स्टार्टिंग पॉइंट किनके टर्म्स में होना चाहिए? डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में होना चाहिए। यहां पर अगर तुमने गलती कर दी तो जितने आइटम तुमने ऐड किए हैं ऑटोमेटिकली उसकी इंटरप्रिटेशन किस में चली जाएगी? लेस में। और जितने आइटम तुमने लेस किए हैं वो ऑटोमेटिकली कहां चले जाएंगे? ऐड में चले जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल रिवर्सल ऑर्डर में चला जाएगा, एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार कहता हूं कि बेटे ओपनिंग पैराग्राफ को पढ़ते समय यू शुड बी वेरी प्रिकॉशियस, ठीक है? और अगर जब आप
शुरू के 15 मिनट में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट मन बना के जाता है कि बस एग्जाम में बीआरएस का क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना, और करना भी चाहिए, इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है इसमें। तो अगर आप शुरू के 15 मिनट में बीआरएस का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बेटे पेंसिल से शुरू में क्वेश्चन पढ़ते समय जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अगर आपने शुरू में पेंसिल से ही अंडरलाइन कर लिया और वहीं पे डेबिट या क्रेडिट लिख लिया, तो जब फाइनली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तब गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता है, पहली बता दूं मैं आपको, अनफेयर प्रैक्टिस मानी जाती है। सर खुद ही कह रहे हो अलाउड नहीं है, अनफेयर प्रैक्टिस है, फिर खुद ही कह रहे हो लिख लेना, कैसा करेंगे? लिख लेना, मैडम ने देख लिया, कोई ना कोई तो इन्विजिलेटर होगा ना, उन्होंने देख लिया तो ठीक है, बोल देना मैडम सॉरी मिटा देता हूं, नहीं देखा तो अपना काम तो हो गया ना, कहानी खत्म। नहीं, करने पड़ते हैं बेटे कुछ कुछ जुगाड़, कहीं ना कहीं हमने भी किया है, क्यों झूठ बोलना बेटे, हम अपना पेपर देते थे तो ये सब चीजें हमको ही बाद में समझ में आई, जब हमको बाद में समझ में आई तो अपन ने भी जुगाड़ फिट करना शुरू कर दिया, और आखिरी में घूम फिर के जाना ही पड़ता है बॉस, कुछ नहीं कर सकते आप। किसी ने रोका टोका तो बोल देना मैडम सॉरी मिटा देता हूं, मिटाने की एक्टिंग करने का, मैडम 2 कदम आगे चली फिर रुक जाने का। फिर मैडम ने बोला तुमने मिटाया नहीं, मैडम मिटाया तो था, अच्छा दिख रहा है क्या अभी भी, अच्छा अच्छा ठीक है मैडम अच्छे से मिटा देता हूं, कहानी खत्म। और बोल दो नहीं मैडम इरेजर लेके नहीं आया मैं। तो अब हालांकि ये काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहां पे बहुत जरूरी हो, एसेंशियल हो, ठीक है ना, यूज कर सकते हैं आप इसको, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरे पेपर में गोद डाला, सर ने बोला था लिख लेना पेपर में, तो अपन ने पूरे को पेपर को गोरा काला कर डाला वहां पर, और लेके चले गए लाल पीला हरा नीला कलर का पेन, पूरे पेपर में गोद रहे, यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे ग्रीन कलर, ऐसा नहीं करना है वहां पर, ठीक है, सिर्फ पेंसिल। आगे चलूं मैं, पक्का? चलो बेटे, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या है, तो आओ बेटे अब ध्यान से समझाऊं मैं तुमको इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या है। पहले बट सर क्या लिखा है इसने, पढ़ो बेटे जल्दी पढ़ो क्वेश्चन। सर आई एम न्यू स्टूडेंट सो एनीवन प्लीज सेंड मी द नोट्स ऑफ अकाउंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कौन है? शुभम। बेटे शुभम देखो, एक लिंक को मैंने पिन किया हुआ है, उस लिंक में आपको एक गूगल ड्राइव का फोल्डर मिलेगा, उस गूगल ड्राइव के फोल्डर के अंदर आपको 2 फोल्डर मिलेंगे, एक होगा क्लास नोट्स और उसी के अंदर एक होगा वहां पर टेस्ट पेपर। तो हमारी क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस होते हैं वो सारे क्लास नोट्स के डिस्कस होते हैं, वहीं से बेटे आपको नोट्स मिलेंगे। सर लिंक दिया है चैट में, आप उस लिंक को डाउन, अच्छा ये तो पहले बता दिया। शुभम हैव अ लुक ऑन द पिन्ड मैसेज बट इन दिस लिंक ओनली क्वेश्चंस आर शोइंग। हाँ बेटे, आपको जो नोट्स मिले हैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन उसके अंदर नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन हम क्लास के अंदर वैसे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन क्लास के अंदर डिस्कस नहीं होने वाले हैं उनके मैंने आंसर दे रखे हैं, जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के मैंने आंसर वहां पर दे रखे हैं। ओके सर, सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। आगे बढ़ जाऊं, पढ़ लिया? कुछ नया दिखा? अरे कुछ नया दिखा क्या? क्या नया दिखा? appropriate rectification required in the cash book of XYZ। अब इनका कहना यह है कि सीधे बीआरएस मत बनाना, ठीक है, बात हो रही थी ना हमारी पिछली, क्या होगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक प्रैक्टिकली विल नॉट बी इक्वल टू बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये बात हुई थी हमारी शुरुआत में। फिर बात ये हुई थी कि सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, पक्का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आने के फिर हम लोगों ने रीजंस पढ़ना शुरू किया था। बताओ बेटे कौन कौन से रीजंस थे? बोलो ना बेटे, कौन कौन से रीजन थे? एक तो था तुम्हारा टाइमिंग डिफरेंस, था टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा एरर एंड ओमिशन, यही था ना, एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन की फिर 2 कैटेगरी बना दी थी आपने, कौन कौन सी? एरर एंड ओमिशन बाय एंटिटी, ऐसी था ना, और एरर एंड ओमिशन बाय बैंक, ऐसे ही था। अब आप खुद कह रहे हो कि एंटिटी से भी गलती हो सकती है, और अगर बिजनेस एंटिटी से गलती हुई है तो कहां होगी? कैश बुक के अंदर गलती होगी, हाँ या ना? तो इनका कहना यह है कि अगर तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हारी कैश बुक में गलतियां हैं, तो पहले तुम अपनी कैश बुक को ठीक कर लो। कैश बुक को ठीक करने के लिए जो भी तुमको सही लगता है वो सारे एडजस्टमेंट अपनी कैश बुक में कर लो। पहले अपनी कैश बुक को ठीक कर लो, जब कैश बुक तुम्हारी ठीक हो जाए, करेक्ट तुमको कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस मिल जाए, उसके बाद तुम अपना बीआरएस बना लेना। समझ में आई बात? यानी पहले क्या करना है? अब सबसे पहले क्या बनानी है? कैश बुक बनानी है, इतना ठीक है।
पहले क्या बनेगी बेटे तुम्हारी कैश बुक। हाँ, सबसे पहले तुमको बनानी है कैश बुक। जब कैश बुक मिल जाएगी तो तुमसे जितनी गलतियां हुई हैं कैश बुक को मेंटेन करते समय, सारी गलतियां ठीक कर लोगे आप, कर लोगे ना ठीक? सारी गलतियां ठीक करने के बाद तुमको मिलेगा बेटे करेक्टेड कैश बैलेंस। क्या मिलेगा? करेक्टेड कैश बैलेंस। और जब तुमको तुम्हारा करेक्टेड कैश बैलेंस मिल जाए तो उसके बाद तुम क्या प्रिपेयर करना? बीआरएस प्रिपेयर कर लेना। और जब अपनी ही गलतियों को ठीक करने के लिए आप कैश बुक मेंटेन करते हैं तो इसको कहा जाता है करेक्टेड कैश बुक। या ये जो कैश बुक आप मेंटेन करेंगे इसको कई बार कहा जाता है करेक्टेड कैश बुक, या इसको कई बार कहा जाता है अमेंडेड कैश बुक। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अमेंडेड कैश बुक। और कई बार क्वेश्चन में यही नाम लिखा होगा एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक। तो कभी अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा रहे प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, या तो फिर आफ्टर प्रिपेयरिंग करेक्टेड कैश बुक, या आफ्टर प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक, तो समझ जाना पहले क्या बनाना पड़ेगी? कैश बुक बनाना पड़ेगी। तुमसे जो गलतियां हुई है, तुम का मतलब कौन? बैंक की एंटिटी? एंटिटी। एंटिटी से जितनी गलतियां हुई होंगी अपनी कैश बुक को मेंटेन करने में, एंटिटी पहले अपनी कैश बुक में अपनी गलतियां ठीक करे। जब उसने अपनी गलतियां ठीक कर ली तो अब कौन सा बैलेंस आएगा आपका? सही कैश बैलेंस आएगा। और इसी सही कैश बैलेंस को हम लोग क्या कह देते हैं? करेक्टेड कैश बैलेंस। और इसको कई बार क्या कह देते हैं हम लोग? अमेंडेड कैश बैलेंस। और कई बार क्या कह देते हैं इसको हम लोग? एडजस्टेड कैश बैलेंस। इतना ठीक है? तो एक नाम क्या हो सकता है? एडजस्टेड कैश बैलेंस। दूसरा नाम करेक्टेड कैश बैलेंस। तीसरा नाम अमेंडेड कैश बैलेंस। क्योंकि इंस्टीट्यूट के पेपर में कौन सा नाम लिखा होगा आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। ठीक है? और कल मिला के तुमको वो शब्दों के हेर फेर में ही फंसाने की कोशिश करेंगे। देखो बेटे, दो ही तरीके हैं तुम्हारे पेपर को टफ बनाने के, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता होता है बच्चे जो पढ़ के आए ना, आजकल सब पढ़ के आते हैं। एक तो 11th-12th में पहली पढ़ रखा होता है, बाद में फिर या तो कोई कोचिंग क्लास में, कोई ट्यूशन में जाके या कैसे भी करके सेल्फ स्टडी करके बच्चे पढ़ के तो पूरा आते हैं। अब इनको फेल कैसे करें? पेपर को टफ बनाओ। अब पेपर को टफ कैसे बनाओगे? तो दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन पेपर को कर दो तबीयत से लेंदी क्वेश्चन पेपर देख के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के वैसे ही हाथ पर फूल जाते हैं। काम की इंफॉर्मेशन कुछ नहीं, क्वेश्चन आया 3 पन्ने का, यहां से चालू हुआ, ये पन्ना पलटा, फिर पन्ना, और आखिरी में काम की कितनी लाइन निकली? सिर्फ 5। बाकी क्या कर रहे थे? रामायण सुना रहे थे, पानीपत की लड़ाई का, युद्ध का वर्णन करें। ठीक है? तो कुल मिला के मुद्दा ये था कि या तो क्वेश्चन का साइज बड़ा कर दो, और क्वेश्चन के साइज में काम की इंफॉर्मेशन कुछ मत लिखो, फालतू इधर उधर की कहानी सुनाते रहो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी डेट लिख दो, जैसे होता है ना डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन बनाए ना, इस साल ये हुआ, उस साल वो हुआ, उस साल फलाना, उस साल ठिकाना, उस साल ये, उस साल दंड, उस साल फंद, ऐसे ही होता है ना दुनिया भर। फिर एक बार के लिए तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किस डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, पता ही नहीं चल रहा है। इंस्टीट्यूट की बड़ी कॉमन पॉलिसी है, खूब सारी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिला कोर्ट में आया तो क्या मिली? तारीख। तो बस इंस्टीट्यूट के पेपर में मिला तो क्या मिली? तारीख। खूब सारी डेट डाल दो, स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा किस डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से लिंक ही नहीं कर पाएगा, लिंक नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये दो तरीके इंस्टीट्यूट के बड़े कॉमन है, जो पिछले 50 साल से इंस्टीट्यूट वाले सक्सेसफुली यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? सक्सेसफुली बोलने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को पता होने के बाद भी उनके इस जाल पे फंसता है वो। ठीक, इसीलिए आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर जितना ज्यादा कंट्रोल रखेंगे, पेपर के अंदर क्वेश्चन को रीड करना, इंटरप्रेट करना आपके लिए उतना आसान होगा। पहली बात तो ठीक है। सर, इन्होंने कहा है कि एरर को ठीक करो, तो कौन से एरर ठीक होंगे? तो बिजनेस एंटिटी ने अपनी कैश बुक मेंटेन करते समय जितने भी एरर किए हैं, पहले आपको अपनी कैश बुक में उन गलतियों को ठीक करना है, करेक्टेड कैश बैलेंस निकालना है। जब करेक्टेड कैश बैलेंस निकल जाए तो फिर एडजस्ट करने के लिए कौन से आइटम बच गए तुम्हारे पास? बोलो ना। एंटिटी के एरर तो तुम सारे के सारे रेक्टिफाई कर ही चुके हो। कहां पर? कैश बुक में। कैश बुक में तुमने करेक्टेड कैश बैलेंस निकाल लिया। इसके बाद में जब तुम बीआरएस बनाओगे तो बीआरएस में एडजस्टमेंट करने के लिए क्या बच गया? एक तो टाइमिंग डिफरेंस बच गए। अभी तो टाइमिंग डिफरेंस बाकी है ना, इनको तो तुम अपनी कैश बुक में ठीक नहीं कर सकते।
तो अभी क्या बच गया तुम्हारे पास में, टाइमिंग डिफरेंस, और क्या बच गया, एरर एंड ओमिशन बाय बैंक। अगर बैंक वालों ने कोई गलतियां कर रखी होंगी तो वो गलतियां कहां पर ठीक होंगी, बीआरएस में, और जो टाइमिंग डिफरेंस होंगे उनका एडजस्टमेंट कहां मिलेगा आपको, बीआरएस में। बाकी हमसे जितनी गलतियां हुई हैं वो सारी गलतियां हम कहां पर ठीक कर देंगे, पहले ही कैश बुक में ठीक कर देंगे। सर एक दो क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है जिसमें सीधे बीआरएस बनाया, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो जिसमें कह रहे हो कि पहले कैश बुक बनाओ, अपनी गलतियों को ठीक करो, फिर बीआरएस बनाना, ऐसा क्यों? प्रैक्टिकली क्या होता है सर ये बताओ। प्रैक्टिकली ऐसे ही काम होता है। रियल लाइफ में जब आप जाएंगे चार्टर्ड अकाउंट, पहले दिन पता तुमको क्या काम दिया जाएगा आर्टिकलशिप में, पहले दिन तुमको आर्टिकलशिप में काम दिया जाएगा, तुम्हारे पास में कितनी मोटी सी फाइल रख दी जाएगी, उस फाइल के अंदर क्या होंगे, जितने भी आपकी बिजनेस एंटिटी ने साल भर में परचेस किए हैं उनके बिल क्या होंगे, उनके परचेस बिल होंगे। और तुमसे कहा जाएगा परचेस बिल में, परचेस बिल यानी इनवॉइस होता है, इनवॉइस में डेट लिखी होगी, तुमसे कहा जाएगा चेक करो क्या हर परचेस की एंट्री उसी डेट को बनी है या नहीं बनी है। अच्छा, और क्या कहा जाएगा, परचेस बिल में क्या लिखा होगा, इनवॉइस में जिससे आपने सामान खरीदा सप्लायर का नाम प्रिंटेड होता है ना उसमें। फिर आपसे कहा जाएगा इन परचेस इनवॉइस के बेसिस पे देखो कि ये सप्लायर का अकाउंट का नाम एंट्री करते समय प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा, लेजर पोस्टिंग करते समय प्रॉपर अकाउंट में लेजर पोस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, और इसी इनवॉइस में अमाउंट भी लिखा होगा। फिर तुमसे कहा जाएगा अमाउंट भी क्रॉस चेक करके देखना, और तुमको पकड़ा दी जाएगी एक आधी टूटी हुई पेंसिल, ठीक है ना, पेंसिल से डेट चेक करेगा तो डेट पे टिक करने का, और एंट्री में यहां पर डेट पे टिक करने का, वहां से पार्टी का नाम पे टिक करने का, यहां पर एंट्री में पार्टी के नाम पे टिक करने का, वहां पर अमाउंट पे टिक करने का, और यहां पर भी अमाउंट पे टिक करने का। सुबह से हो गई शाम, क्या किया अपन ने, साला मेरे को तो लगा मैं सीए कर रहा हूं बे, आखिरी में ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन अपने आप को संभाले रखना, कब तक, 3 महीने तक। तो 3 महीने तक ये काम कराएंगे, हाँ बेटे 3 महीने तक तुमसे ये काम कराएंगे। 3 महीने बाद क्या होगा, तुमसे कहा जाएगा ये हमारा क्लाइंट है, इस क्लाइंट का बीआरएस बना दे। दूसरा जो तुमको काम दिया जाने वाला है वो दिया जाने वाला है बीआरएस बनाने का। तुम क्या करोगे, बीआरएस बना दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक, एड लेस बैलेंस एज पर पासबुक, चार्टर। अबे ऐसे बीआरएस नहीं बनाना है, पहले उसकी अमेंडेड कैश बुक बना, उसकी अमेंडेड कैश बुक में जो गलतियां पहले उसको ठीक कर, करेक्टेड कैश बैलेंस निकाल, फिर बीआरएस बनाना। फिर चार्टर्ड से पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों करना है, चार्टर्ड बोलेगा देख बेटा साल के आखिरी में तेरे को क्या बनाने का है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है, और एक क्या बनानी है तेरे को, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या लिखना है, बैंक बैलेंस लिखना ना, बैंक बैलेंस। कौन सा बैंक बैलेंस लिखेगा, कैश बुक का कि पासबुक का, कैश बुक का। लेकिन कैश बुक का बैलेंस तो जरा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि तूने खुद इतनी गलतियां कर रखी हैं। बैंक वालों ने बैंक चार्जेस काटे, तुमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, तो कैश बुक का बैलेंस सही है कि गलत है। बैंक वालों ने तुमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तुमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, नहीं किया, कैश बुक का बैलेंस सही है कि गलत है, गलत है। कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट तुम्हारे बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, लेकिन तुमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, एरर है तुम्हारी तरफ से, तो कैश बुक का बैलेंस सही निकला है कि गलत निकला है, गलत निकला है। तुमने बेटे किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, बैंक और कंपनी वालों ने डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में डिविडेंड डिपॉजिट करवा दिया, तुमको पता ही नहीं है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, गलती है तुम्हारी। और अगर तुम्हारी गलती है तो कैश बुक का बैलेंस सही है कि गलत है, बोलो ना, कैश बुक का बैलेंस सही है कि गलत है, गलत है। और अगर कैश बुक का बैलेंस गलत है तो क्या इस गलत कैश बैलेंस को बैलेंस शीट में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। तो रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, पहले क्या बनाई जाएगी, अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक में पहले अपनी गलतियां ठीक करो, फिर क्या निकलेगा, करेक्टेड कैश बैलेंस। और ये करेक्टेड कैश बैलेंस अपनी बैलेंस शीट में लिख देना, कहां पर, एसेट साइड में। और इसी करेक्टेड कैश बैलेंस को बनाना अब अपना स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट बनाने के बाद जो टाइमिंग डिफरेंस है उनको भी एडजस्ट कराने का, और जो एरर एंड ओमिशन है उनको भी एडजस्ट करा के अपना बीआरएस फाइनल करने का। समझ में आया, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बीआरएस बनता है। तो सर जो पहले 2 क्वेश्चन कराए थे वो क्या थे, मजाक, मजाक नहीं थे बेटे। इंस्टीट्यूट वाले तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, इंस्टीट्यूट वाले या तो कहेंगे बीआरएस बना के दिखाओ, तब तो सीधे सीधे बीआरएस बनाने का। अब इंस्टीट्यूट वालों ने कह दिया पढ़ो बेटे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। तो इंस्टीट्यूट वाले खुद कह रहे हैं कि पहले अपनी कैश बुक को ठीक कर, अपनी कैश बुक को ठीक करके करेक्टेड कैश बैलेंस निकाल, करेक्टेड कैश बैलेंस निकालने के बाद बीआरएस के बारे में सोचना। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, और इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है यहां तक।
हालांकि इस क्वेश्चन को मैं आज इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज हम लोगों ने बेसिक मेथड से अपना बीआरएस बनाया है, ठीक है। कल बेटे जो बीआरएस बनाएंगे वो हम इसी मेथड से बनाएंगे, इतना क्लियर है। सुनो, अब बेटे बात आती है तुम्हारे होमवर्क की। होमवर्क दे दो एक बार के लिए? दो सर, होमवर्क भी दो। होमवर्क देने के लिए नोट्स होना चाहिए मेरे पास, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हम कल डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं ही डिस्कस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटे एक होमवर्क में लिखे क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 2.3 लिखो बेटे, होमवर्क लिखो जल्दी, होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 2.3 डन। इसके बाद आ जाओ बेटे, अच्छा शॉर्ट आंसर टाइप के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इनको बेटे आपने एक बार पढ़ के देख लेना है, ये एग्जाम मतलब पास्ट ईयर एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स को तो आखिरी में निपटना अभी बेकार है। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ये अब आपसे बन जाना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 को होमवर्क में लिखें, पेज नंबर 2.6। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अब आपसे बन जाना चाहिए, 5 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन है, लिखें बेटे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। ये भी होगा बेटे आपका पेज नंबर 2.6 पे ही। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर, नहीं 3 नहीं, 3 बाद में देंगे अपन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाँ इसके बाद लिखे बेटे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 5 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन है जो मई 2022 में आया था, ठीक है। इसको भी होमवर्क में लेके जाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, ये आज नहीं, एक बाद में देंगे। हाँ तो कितने क्वेश्चन है होमवर्क में? 4 क्वेश्चन है, मतलब लगभग आधे घंटे का होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। अभी ब्रेक कितने से कितने बजे तक का है? 11 से 11:15, 15 मिनट का ब्रेक है ना। हाँ तो ठीक है, चलो बेटे 15 मिनट के अंदर एक आध क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, जल्दी सॉल्व करना चालू करो, तब तक के लिए बेटे बाय बाय। बाकी बेटे आज की मुलाकात बस इतनी, 2-4 बातें करेंगे कल फिर से हम, ओके बाय बाय।
आपका टाइमिंग क्या रहता है?